हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक रिलीज किया था, उसका जो पेपर 11 है, जो एफएमबीडी वाला पोर्शन है, उसमें आई थिंक अराउंड 250 एमसीक्यूज के आसपास है, जो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोग का अपकमिंग टर्म रहेगा। तो हम लोग सारे के सारे एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर एक एमसीक्यू का आंसर क्या होना चाहिए, जो भी प्रैक्टिकल है उसका कैलकुलेशन कैसे किया गया, और जो थ्योरी है वो तुम लोग का पढ़ा हुआ रहेगा, उसको रिलेट करवा देगा वो कहां पढ़ा हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा एमसीक्यू सेशन, जहां पे हम लोग सारे के सारे एमसीक्यू ऑफ एफएमबीडीए को बड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जरा देखना क्या लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन। अब देखो मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या एक्सप्लेन करता है, इसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर को याद करना पड़ेगा। याद करना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या था कि अगर बाई चांस कुछ रुपया मिलता है आज के दिन को बोलते हैं टाइम पीरियड 0, और मान लो वही सेम रुपया मिलने वाला है आज से 1 साल बाद, उसे कहते हैं टाइम पीरियड 1। सो चलो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर कोई मेरे को आज ही के दिन 100 रुपया दे दे, या अगला ऑप्शन है वो मेरे को आज नहीं आज से 1 साल बाद 100 रुपया दे। तो क्वेश्चन उठता है, एक ऑप्शन हम आज के दिन 100 रुपया ले, एक ऑप्शन है आज से 1 साल बाद मेरे को 100 रुपया मिले। हम हमेशा कौन सा प्रेफर करेगा, आज ही के दिन रुपया पाना। कारण क्या है, आज के दिन जो 100 रुपया मिलेगा इसका मेरे लिए वैल्यू, इसका मेरे लिए वर्थ ज्यादा है। पर अगर 1 साल बाद 100 रुपया मिला तो देखो ड्यूरिंग द ईयर थोड़ा इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई बढ़ेगा, तो महंगाई बढ़ेगा तो जो हम आज के दिन 100 रुपए में जितनी चीजों को खरीद पाता, आज से 1 साल बाद 100 रुपया मिला उतना थोड़ी खरीद पाएगा। यानी वैल्यू ऑफ मनी आज के दिन जो रहेगा, जो वर्थ रहेगा, जो आज के दिन रहेगा, वो हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू फ्यूचर। कब, अगर सेम अमाउंट मिले तब। तो मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बताता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन दैट अ यूनिट ऑफ मनी रिसीव टुडे, आज ही के दिन पैसा मिल जाए टाइम पीरियड 0 में, तो इसका जो पैसा है इसका वर्थ हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू यूनिट रिसीव्ड इन फ्यूचर। 1 साल बाद 100 रुपया मिले, उसका जो वैल्यू रहेगा 1 साल बाद थोड़ा कम हो जाएगा। आज के दिन 100 रुपया मिले, उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, पहले ऑप्शन 1। चलो मेरा अगला, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लो अकरिंग एट डिफरेंट टाइम पीरियड बाय। अब देखो दो तरीका से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। एक, ये 100 रुपया जो आज के दिन मिला, मान लो आज के दिन 100 रुपया मेरा जा रहा है, और एग्जांपल दे रहे हैं आज से 1 साल बाद उसके अगेंस्ट में 108 रुपया आ रहा है। ठीक है, आज के दिन 100 रुपया लगाए, 108 रुपया मेरे को 1 साल बाद मिलेगा। अब मेरे को कंपेयर करना है कि ये जो डिसीजन है सही है या नहीं। तो इसके लिए दो तरीका होता है। एक, आइदर इस 100 रुपए का वैल्यू 1 साल बाद क्या रहेगा हम उसको निकाले, फ्यूचर वैल्यू निकाले, फ्यूचर में 100 रुपए का वैल्यू क्या रहेगा, और फिर कंपेयर करें 108 के साथ। यह अगला ऑप्शन रहेगा कि हम 108 रुपया जो 1 साल बाद मिल रहा है हम उसका आज के दिन वैल्यू निकाले और बाद में कंपेयर करें 100 के साथ। यानी कुछ भी करना है सेम डे में लाके ही हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो एक, आज के दिन का पैसा का फ्यूचर वैल्यू निकालो, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक। या अगला जो फ्यूचर में मिल रहा है उसका आज के दिन वैल्यू निकालो, इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंपैरिजन तभी हो पाएगा आइदर कंपाउंडिंग यूज करें या डिस्काउंटिंग। तो पहला है कंपाउंडिंग ऑफ ऑल कैश फ्लो एट ए कॉमन पीरियड, या डिस्काउंटिंग। तो आंसर क्या रहेगा, आइदर 1 या 2 दोनों चलेगा, आइदर कंपाउंड करके निकालो या डिस्काउंट करके। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 3, जरा देखो क्या लिखा है। इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज 4, दैट इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग। साल भर का इंटरेस्ट रेट है 10% पर, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा साल में 4 बार करके, तब बताओ मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ। तो मान लो एग्जांपल दे रहे हैं 100 रुपया, मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालना है, जिसका फॉर्मूला हुआ करता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। ठीक, पर अगर बाई चांस साल में कई बार मल्टीपल कंपाउंडिंग हो तो इसको डिवाइड कर देते हैं एम से, इसको मल्टीप्लाई करते थे एन से। ये याद होगा, पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो एमसीक्यू का वीडियो देखो ना, वो तब देखना जब एक बार का पूरा रिविजन हो जाए। कारण क्या, कुछ लोग फिर पढ़ा बड़ा हुआ है नहीं, रिवीजन है नहीं, फिर बोलेगा सर आप तो खुद ही सीधा सॉल्व कर दिए बिना समझाए। तो भाई बेसिक चीज पता होना चाहिए, तब ये एमसीक्यू वीडियो देखने लायक है। और बेसिक भी नहीं पता तो फिर पहले देखो, फिर ये वाला वीडियो देखना। देखो मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, प्रेजेंट में वैल्यू है 100 रुपया इंटू 1 प्लस आर। इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, यानी 10/100.10 डिवाइडेड बाय एम। एम माने साल में कितनी बार कंपाउंडिंग करेंगे, 4 बार। अब मुझे एक ही साल का निकालना है, इंटू एम क्या था 4, कैलकुलेट करना, यह आएगा 100 इंटू, यह आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 4, 0.025,
में 1 जोड़ देना 1.025 टू द पावर 4। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1.025 इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया, एक और इक्वल टू 3 हो गया, एक और इक्वल टू 4 हो गया। तो ये वैल्यू आएगा 1.1038 इंटू 100 कर देना 110.38। यार जो 100 रुपए है इसका वैल्यू हो गया 110.38, यानी कितना परसेंट बढ़ गया? 10.38 बढ़ गया आउट ऑफ 100। तो इफेक्टिवली हम कितना कमाया? खाली 10% थोड़ी कमाया, 10 से ज्यादा कमाया। कितना कमाया? 10.38% कमाया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है? रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल इफेक्टिव रेट एंड एनुअल नॉमिनल रेट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज मोर देन 1। यानी हर साल में एक और से ज्यादा इंटरेस्ट मिले तो इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट में कौन सा बड़ा रहेगा? अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन वही तो था। नॉमिनल रेट था 10%, नाम का है 10%, पर इफेक्टिवली मतलब हकीकत में मैंने 10 से ज्यादा कमाया। क्यों? क्योंकि ऐसा इंटरेस्ट मुझे साल में कई बार मिला। तो अगर बाई चांस साल में कई बार मिलता है तो मेरा इफेक्टिवली हम ज्यादा कमाएगा एज कंपेयर टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो आंसर होगा इफेक्टिव रेट इज मोर देन नॉमिनल रेट। ठीक। मेरा अगला क्वेश्चन 5, अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 10.25%, नॉमिनल रेट है 10%, बोलता है बताओ साल में कितनी बार पैसा मिला। एक बात तो क्लियर है, नॉमिनल रेट 10 है पर हकीकत में मैंने कमाया 10.25, यानी एक बात तो क्लियर है, मेरा साल में जो इंटरेस्ट मिला वो एक बार से ज्यादा मिला। तो एक तो नहीं हो सकता, आइदर 3, 2 या 4 रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बेस्ट होता है ट्रायल एंड एरर से करके देखना। तो फ्यूचर वैल्यू होता है प्रेजेंट वैल्यू, मान लो 100 इंटू 1 प्लस आर जो 10% था, डिवाइडेड बाय एम। अब ऑप्शन में क्या है? एक के अलावा 2, 3, 4, तो हम पहले एक बार 2 को लेकर चल लिए। एक साल के लिए निकालना है 1 इंटू 2। ये कितना आएगा जरा देखना। ये मिलेगा 0.05 में 1 जोड़ के 1.05 टू द पावर 2 है, तो इंटू इज इक्वल टू कर दो, इंटू इज इक्वल टू ये आएगा 1.1025, यानी मिलेगा 110.25। तो 100 की जगह 110.25 कमाए, मतलब कितना कमाए? 10.25। और देखो इफेक्टिव था भी कितना? 10.25। यानी मेरे को पूछा क्या है? कितनी बार कंपाउंडिंग किया गया? आंसर क्या आएगा? 2 बार। आंसर बनेगा 2। पर मान लो इसमें आंसर मैच नहीं करता, फिर हम लोग 3 के साथ ट्राई करके देखते कि देखो ये मैच किया ना। वो भी मैच नहीं करता तो 4 के साथ ट्राई करते। तो ये सब क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से करना बेटर है। ठीक है सर, चलो अगला देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ स्टूडेंट टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम एसबीआई। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग चार्ज बाय एसबीआई इज 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट है 10%, लोन लिया है 50,000। What would be the amount of equal annual installment if he wishes to pay it back in 5 installment and the first installment he will pay at the end of year 5? बोलता तो हर साल कितना इंस्टॉलमेंट पे किया जाए, हर साल कितना पे किया जाए, यानी हर साल जो देना है सेम अमाउंट। ये एन्युटी का क्वेश्चन। तो याद होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का एक फॉर्मूला होता था, a डिवाइड बाय आई 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n। अब प्रेजेंट वैल्यू है 50,000, मुझे निकालना है कितना कमाया जाए। इंटरेस्ट रेट है 0.1। अब ये आएगा 1.1 और 10% है, यानी 0.1 में 1 जोड़ के 1.1 टू द पावर n। n कितना है? 5 साल, माइनस 1 अपॉन 1.1 टू द पावर 5। ये इधर गया 5,000 इज इक्वल टू ए। अब 1.1 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 1.61051 माइनस 1 कर दो और डिवाइड में 1.61051 है। तो ये क्या आएगा? दिस इंटू दिस बाई दिस। इसके अंदर में तो एक मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया, लेट मी चेक।
ठीक से लोन 50,000, इंटरेस्ट रेट है 10%, इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालना है, 5 इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 5। एक सेकेंड, ओहो तेरी की, ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ा। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ ही विशेस टू पे इट बैक इन द 5 इंस्टॉलमेंट एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही विल पे एट द एंड ऑफ ईयर 5। 5वां साल के एंड में देगा, सॉरी माय मिस्टेक। तो अभी 5वां साल के एंड में देने वाला है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। पहला इंस्टॉलमेंट देगा 5वां साल के एंड में, और आज ही के दिन देगा इस साल के एंड में, तब तो मेरा वैल्यू सही होता। पर यहां बोला 5वां साल के एंड में देगा, तो कितना होने वाला है ये अमाउंट? एक सेकेंड, पहले तो देखो मेरा ये अमाउंट आई थिंक हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 5,000 इंटू 1.61051 डिवाइड बाई 0.61051, ये तो आया था 13,190। ठीक है, ये अमाउंट एकदम सही रहता कब? अगर हम लोग पे करना शुरू कर देते इसी साल के एंड से। पर हम लोग इस साल के एंड से पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग पता है पे कब कर रहे हैं, हम लोग पता है पे कब कर रहे हैं 5वां साल के एंड से। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा बात, 13,190 आया हुआ है, मेरा 13,190 आया हुआ है, ये तो एक साल के एंड में, पर 5वां साल के एंड में करेंगे तो 10% करके बढ़ाओ, 10% ये सेकेंड ईयर का एंड, थर्ड ईयर, 10% ऐड करो फोर्थ ईयर, 10% ऐड करो फिफ्थ ईयर। तो अब देखना 13,190 फिर 10% ऐड करो, प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, 1931 आया, तो आंसर क्या 19,310। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ ईयर 5, ये मेरे से मिस हो गया था, बट चलो एनीवेज समझ में आया ना ये वाला चीज। तो जो 13,190 है वो कब, अगर एट द एंड ऑफ ईयर 1 से करते, पर भैया हम 5वां साल के एंड से कर रहे हैं तो 10% करके जोड़ना पड़ेगा। चलो मेरा अगला आने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा हुआ है, हाउ मच अमाउंट शुड एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नाउ, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इन ऑर्डर टू रिसीव 5 एन्युटी स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ दिस ईयर। ये देखो अभी सही है 10,000 करके, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो कितना रुपया आज के दिन इन्वेस्ट करें? अगर 5 एन्युटी में मुझे पैसा मिले 10,000, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है, फॉर्मूला ये पता है, A अपॉन आई 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n। ए कितना है भैया, हर साल 10,000, n कितना है, आई कितना है 0.10, 10% बने 0.10, यह है 1.10 टू द पावर n, n है 5 माइनस 1 अपॉन 1.1 टू द पावर 5। अब एक बार ये वैल्यू निकालो, कितना आएगा 1.1 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5 माइनस 1 कर दिए, ये मिला 0.61051 डिवाइडेड बाय 1.61051 आया, इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 0.1, ये वैल्यू देखना कितना आएगा 37908, तो देखना 37908 से सबसे नजदीक 37910। क्लियर है यहां तक? अब मेरा अगला है, अ बैंक ऑफर 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल क्वार्टरली, इफ यू डिपॉजिट रुपीज 2,000 नाउ, हाउ मच विल इट ग्रो एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल बाद वैल्यू क्या हो जाएगा, मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो भैया फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर बाय एम, एम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वार्टरली साल में 4 बार पैसा मिलेगा, टू द पावर एन इंटू एम। प्रेजेंट में डिपॉजिट किया गया 2,000, 1 प्लस आर, आर है 12% मतलब 0.1, क्वार्टरली मिलेगा मतलब साल में 4 बार, तो 5 साल में मिलेगा 5 इंटू 4 20 बार, जाएगा 1.03 इंटू इंटू इक्वल टू किए 2 हो गया, ऐसा 20 तक चलाना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 20 बार इक्वल टू दबाया, 19 बार दबाया, पहले इंटू इक्वल टू करते 2 बार हो गया था, फिर एक और बार इक्वल टू किया 3 बार हो गया, ऐसा 20 तक पहुंचे, यह है 1.806 इंटू कर दिए 2,000, ये वैल्यू कितना आएगा 3612, देखना आंसर क्या है 3612। क्लियर है? अब मेरा अगला, कंपनी वॉन्ट्स टू रीपे अ लोन ऑफ रुपीज 5 लाख 10 ईयर्स फ्रॉम टुडे, आज से 10 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए का लोन रीपेमेंट करना है, व्हाट अमाउंट शुड इट इन्वेस्ट ईच ईयर फॉर 10 ईयर, हर साल 10 साल तक कितना इन्वेस्ट करे, इफ द फंड कैन अर्न 8% पर एनम, पहला इन्वेस्टमेंट विल बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, इस साल के बिगिनिंग में पहला इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इसे रीपे करना है लोन ऑफ रुपीज 5 लाख 10 साल बाद। ठीक है, तो 10 साल बाद 5 लाख देना है,
निकालना है हर साल कितना अमाउंट करे ताकि मेरा 10 साल में पूरा रिपेमेंट हो जाए, और पहला इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर था। ठीक है, पहला फ्यूचर में मुझे रीपे करना है 5 लाख, तो फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ए अपॉन आई 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1। फ्यूचर में रीपेमेंट करना है 5 लाख, निकालना है हर साल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। आई है 0.08, 1.08 टू द पावर 10 माइनस 1। ये अभी हम लोग निकाल रहे एंड ऑफ द ईयर के हिसाब से, पर बिगनिंग है तो डिवाइड बाद में एक और एडजस्टमेंट करेंगे, बात बताता है। पहले ये वैल्यू निकाले, कितना आएगा 1.08 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 कर दिए, डिवाइड बाय 0.08 कर दिए। अब ये जो भी वैल्यू आया 5 लाख से डिवाइड कर देंगे, कर दिए। अब ये जो मेरा अमाउंट आया है, इस अमाउंट को मैं क्या करने वाला हूं, ये एक सेकेंड, हाँ देखना ये अमाउंट कितना आया है। तुम लोग समझा ना क्या स्टेप किया, 50,000 इज इक्वल टू ए अपॉन 0.08। हम सीधा ये वैल्यू लिखा, तुम लोग करके देगा 1.08 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1, यह है 1.1589। तो ये कितना आएगा 50,000 इंटू 0.08 डिवाइड कर देंगे 1.1589, ये वैल्यू है 3451 समथिंग। पांच लाख है, 5 लाख सॉरी, हाँ 5 लाख इंटू 0.08 डिवाइडेड बाय 1.1589, ये वैल्यू है 34515, ये है 34515। ये वैल्यू तब सही होता अगर ये एंड ऑफ द ईयर होता, पर ईयर के एंड में नहीं बिगिनिंग में है, तो जो 34515 आया उसको मेरे को ईयर के एंड में था, एक साल पहले लाने के लिए डिवाइड करेंगे 1 प्लस आर से 1.08 से। तो एक बार देखते हैं वैल्यू कितना आ जाएगा, 31958, तो 31950 नियरेस्ट नंबर है, टिक मार दिए। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज हैविंग डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी कंपेयर्ड विथ। देखो रिस्क को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक चैप्टर हमारा था रिस्क एंड रिटर्न। रिटर्न हम लोग निकाले, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करता था स्टैंडर्ड डिविएशन, तुम लोग को याद होगा। पर लास्ट में मेजर ऑफ रिस्क हमेशा होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो क्या होता था एसडी डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो रिस्क को हम लोग तभी कंपेयर कर पाएंगे जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, तो इसका आंसर आने वाला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक, मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 11, आ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ टू सिक्योरिटीज एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन टू सिक्योरिटीज इज 12% 16% रिस्पेक्टिवली। दो शेयर खरीदा हुआ है, एक से रिटर्न आता है 12%, एक से आता है 16%। ठीक, कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब दोनों का मिलाकर मेरा रिटर्न क्या आया, अगर पहला सिक्योरिटी 40% ऑफ पोर्टफोलियो है, यानी अगर मान लो कुल मिला के मैंने 1 रुपया लगाया तो 40% पहला वाला था यानी 0.4, तो दूसरा वाला कितना आएगा 60% माने 0.6। तो मेरे को निकालना है एवरेज में रिटर्न क्या है, और एवरेज कभी सिंपल नहीं वेटेड एवरेज निकालते हैं, वो कैसे आएगा 12 इंटू 0.04 4.8, 16 इंटू 0.6 9.6, तो 4.8 प्लस 9.6 मिलाकर कितना आएगा 14.4, तो आंसर आएगा 14.4%। नेक्स्ट, मेरा इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, व्हाट आर द डबलिंग पीरियड एज पर रूल ऑफ 72। तुम लोग को याद होगा, ये हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में। रूल ऑफ 72 क्या होता है कि मान लो आज के दिन हम 100 रुपया लगाया, ये रुपया कितने दिन में डबल हो जाए, कितने साल में डबल हो जाएगा, इसके लिए रूल ऑफ 72 फॉलो करते थे। आज के दिन जो भी रुपया लगाया कितने साल में डबल होगा, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है रूल ऑफ 72 में 72 बाय इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, तो कितना साल में डबल होगा 72 डिवाइडेड बाय 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 72 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा 6 साल। आंसर है 6 साल। एक रूल ऑफ 69 भी है, पर 72 में देखो 6 साल किसमें आया, इसमें आया, तो ऑब्वियस बात है रूल ऑफ 69 लगाना क्यों है, ऑलरेडी 6 आ गया। मेरा अगला, टू क्रिएट अ मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो, मिनिमम वेरियंस यानी कम से कम डिविएशन रहे,
कम से कम रिस्क रहे, तो किस प्रपोर्शन में शुड द टू सिक्योरिटीज बी मिक्स्ड इफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन? S1 10%, H2 12% और P12 है 0.6। कौन से प्रपोर्शन में मिक्स किया जाए ताकि मेरा मिनिमम वेरिएंस आए? अब इसके लिए बेस्ट होता है ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर लेना। जरा यूज करके देखिए। वेट, मैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर रहा हूं। 7.2 यह निकालना है कि जो दो सिक्योरिटी है इसको हम किस रेशियो में मिक्स करें ताकि मेरा मिनिमम वेरिएंस होएगा। और ये सारा का सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो भैया पहला कुछ ऑप्शन तो कट जाएगा, सारा मिलाकर 1 के बराबर होना चाहिए, तो 0.4 0.5 0.4 है, नहीं होगा। अगला देख लेते क्या होगा। 10 है और 12 है और ये 0.72 0.28 में ट्राई करें। बारह इंटू 0.28, ठीक है। यहां पे आ रहा है 10.26। अगर तुम लोग 0.7 0.3 को ट्राई करें, ये 7 और 3.6 मिला के 10.6, देखो ये बढ़ गया। अगला 0.6 0.4 को ट्राई करो, या 10.8 देखो और बढ़ गया। तो मिनिमम वेरिएंस कब आएगा? जब 0.72 0.28 रहेगा। तो इसका आंसर क्या आया? 0.72 0.28। ठीक। A portfolio consisting of two risky securities can be made riskless। एक पोर्टफोलियो है, एक मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें दो रिस्की सिक्योरिटी है, ये रिस्कलेस हो जाएगा। रिस्कलेस यानी जीरो रिस्क आएगा कब? जब दोनों सिक्योरिटी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड हो। परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड मतलब क्या? और एक सिक्योरिटी बढ़ता है 5% तो दूसरा गिरेगा 5%, तो 5 माइनस 5 0। और एक बढ़ता है 8%, दूसरा एग्जैक्ट गिरेगा 8%। तो दोनों के बीच में रिलेशन है, सेम परफेक्ट नंबर का रिलेशन है पर नेगेटिव रिलेशन है। एक बढ़ेगा, एक दूसरा गिरेगा, दूसरा बढ़ेगा, पहला गिरेगा। तो ये आंसर कब होगा? जब रिस्क कब खत्म होगा? जब एक के बढ़ने पे दूसरा एग्जैक्ट उतना ही गिर जाए। तो क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। चलो ठीक है। मेरा अगला, एफिशिएंट पोर्टफोलियोज आर दोज पोर्टफोलियो विच ऑफर फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो, एफिशिएंट मतलब बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो कब रहेगा? जिसके अंदर में मैक्सिमम रिटर्न आए या मिनिमम रिटर्न आए या एवरेज रिटर्न आए या पॉजिटिव रिटर्न। अब इसको बताओ हम क्या समझाए? कुछ लोग बोले आप समझाए नहीं। भाई क्या समझाए? ये तो कॉमन सेंस है ना कि मेरे लिए बेस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या रहेगा जिस समय हम कौन सा रिटर्न कमाए ज्यादा से ज्यादा। आंसर क्या रहेगा? मैक्सिमम रिटर्न। मेरा अगला है सीएपीएम अकाउंट फॉर। सीएपीएम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़े थे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो दिया हुआ था विलियम शार्प का, याद करना। जहां पे हम लोग बात किए थे कि एक इन्वेस्टर के पास दो रास्ता होता है, इधर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे या फिर मार्केट में जाए। मार्केट में जाएगा, दो तरह का रिस्क लेगा, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क जो पूरे मार्केट को इफेक्ट करता है, जिसे मेजर करता था बीटा। तो सीएपीएम में किस रिस्क का बात हो रहा है? बीटा का, जो कौन मेजर करता है? सिस्टमैटिक रिस्क। अब पहले पढ़ा हुआ तब तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर तुम लोगों को लगेगा क्या है। चलो अगला, असेट मैनेजमेंट कंपनी इज फॉर्म्ड बाय। असेट मैनेजमेंट कंपनी इज फॉर्म्ड, क्यों फॉर्म किया गया भैया? टू मैनेज बैंक का असेट? बिल्कुल नहीं। टू मैनेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, टू कंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, टू रन अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज तो आंसर होगा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लेना देना नहीं है। बैंक के एसेट को मैनेज करने के लिए एसेट मैनेजमेंट नहीं होता, नाम के बेसिस पे मत जाना। अब म्यूचुअल फंड, तुम लोग सुनोगे हम लोग एसआईपी कराते हैं, तो म्यूचुअल फंड में बहुत रुपए आ गया। अब इस रुपए को कहां पे ढंग से इन्वेस्ट किया जाए ताकि हम अच्छा रिटर्न कमाएं, ताकि इन्वेस्टर को दे पाए। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी किस चीज के लिए बनाया गया है? टू मैनेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक। प्राइम ड्यूटी ऑफ अ मर्चेंट बैंकर। देखो मर्चेंट बैंकर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जो हमारा चैप्टर 2 था थ्योरी वाला, उसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है।
मर्चेंट बैंकर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर बाई चांस कैपिटल मार्केट से पैसा चाहिए, कैपिटल मार्केट से पैसा चाहिए, मान लो कंपनी को आईपीओ लेके आना है, अब आईपीओ लेके आना है रिलायंस को, एफपी होगा उसका, तो मान लो उसको पैसा रेस करना है पब्लिक से, तो खुद जाकर थोड़ी करेगा, उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, तो किसी एक इंटरमीडिएट को हायर करेगा जो इस चीज में फैसिलिटेट करेगा। ऐसे इंटरमीडिएट को क्या कहते हैं? मर्चेंट बैंकर। तो मर्चेंट बैंकर का काम मेन क्या है? कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, एक काम है, कौन सा क्वेश्चन? हाँ ये हो गया। नेक्स्ट, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट तो और कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड रहेगा ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। मनी मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्ट करेगा किसमें? शॉर्ट टर्म में। गारंटीड रिटर्न जीवन में कोई म्यूचुअल फंड नहीं देता। तुम लोग देखोगे ऐड, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू रिस्क एंड क्या सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड योर के ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, ऐसे ज्ञान पढ़ता है ना। तो गारंटी कुछ नहीं मिलेगा, पर मनी मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा। नेक्स्ट, शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग का मतलब मैंने बेच दिया बिना मेरे पास कुछ हुए। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है मैंने सेल कर दिया विदाउट इट्स ओनरशिप, विदाउट होल्डिंग इट। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट सेलिंग। तो ऑप्शन में तो सेलिंग ही आएगा, बाय तो होगा नहीं। सेलिंग शेयर्स है आउट ऑफ अ लार्ज होल्डिंग, नहीं। सेलिंग शेयर विदाउट ओनिंग देम। जैसे अगर बाई चांस मेरे पास कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता पर मैं बेच दूं, उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ये स्टॉक मार्केट का एक टर्म है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी। इनमें कौन सा सेबी के द्वारा रेगुलेट नहीं होता? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कोई बाहर का आदमी आके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करे, इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया, सेबी आ जाएगा। मेरा अगला, म्यूचुअल फंड या डिपॉजिटरी सब सेबी में रजिस्टर्ड है। खाली जो एफडीआई होता है ना, उसमें सेबी नहीं लगता, उसके अंदर में फेमा लगता है, उसके अंदर में आरबीआई का रेगुलेशन लगता है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक इंडिविजुअल आके भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, सेबी लगेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक बाहर का आदमी आके इंडिया में एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहे, सेबी को उससे कोई मतलब नहीं है, वो सीधा गवर्नमेंट से अप्रूवल लो, फेमा रूल्स फॉलो करो, वो सब रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया। कौन सा म्यूचुअल फंड के लिए बात सही है? एग्जिट लोड इज नॉट अलाउड। एग्जिट लोड यानी जब तुम रिडीम करेगा, एग्जिट करेगा, तो जो म्यूचुअल फंड वाला पैसा मैनेज कर रहा है वो कुछ पैसा लोड मतलब उसका अपने एक मार्जिन काटेगा। अलाउड है एग्जाम, और सॉरी एग्जिट लोड इज नॉट अलाउड लिखा है। हाँ ठीक है, दिस इज फॉल्स, एग्जिट लोड इज अलाउड, एंट्री लोड इज अलाउड। एंट्री लोड इज नॉट अलाउड, गलत। मतलब नॉट अलाउड या अलाउड वाला सब गलत है। एग्जिट लोड अलाउड इन सम केसेस, कोई कोई केस के अंदर में काम कर सकता है। बहुत सारा म्यूचुअल फंड होता है जो एंट्री एग्जिट दोनों के समय लोड नहीं लेता, कभी लेता है कभी नहीं लेता। तो यहां पे बोलते हैं नॉट अलाउड, नॉट अलाउड नहीं है भैया, अलाउड तो है। अलाउड, अलाउड खाली अलाउड भी नहीं है, मतलब ऑप्शन है, लेना लोड लेना लो, नहीं तो लेना मत लो। तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या है? एग्जिट लोड अलाउड इन सम केसेस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। अब जो मार्केट में ट्रेड करता है वो लोग के लिए ये बहुत इजी है। इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स मतलब निफ्टी, बहुत सुनोगा निफ्टी, उसका ऑप्शंस क्या भारत में ट्रेड होता है? एग्जाम होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन, देखो बोलते हैं ना एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। इंडेक्स का मतलब निफ्टी का करना है, बैंक निफ्टी का करना है, वो सब का फ्यूचर एंड ऑप्शन अलाउड है। तो इंडेक्स ऑप्शन है, इंडेक्स फ्यूचर है। कमोडिटी फ्यूचर्स है, पर कमोडिटी ऑप्शन भारत में नहीं होता, ये तुम लोग को एक पॉइंट याद रखना है। इंडेक्स स्टॉक मार्केट का जो कंपनीज का शेयर होता है उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों अलाउड है, पर जो कमोडिटी होता है उसका फ्यूचर तो अलाउड है, बट कमोडिटी ऑप्शंस आर नॉट अलाउड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का क्या फायदा है? डिपॉजिटरी का मतलब क्या? और बाई चांस एक शेयर सेलर ने बायर को बेचा, बायर ने खरीदा, मान लो उसको शेयर नहीं मिला, कहां जाएगा कंप्लेन करने? सेलर को पैसा नहीं मिला, कहां जाएगा कंप्लेन करने? शेयर सर्टिफिकेट में कोई लोचा एक पुराने जमाने में कहां जाएगा? डीमैट के अंदर में वो नहीं पहुंचा, कहां जाएगा? तो ये सब डिपॉजिटरी के पास जाएगा। रिडक्शन इन शेयर ट्रांसफर टाइम टू बायर,
शेयर ट्रांसफर फटाफट होता है। क्यों? क्योंकि डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी कौन है? एनएसडीएल, सीडीएसएल। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ स्टोलन फेक फॉर्ज्ड शेयर, रिस्क बहुत कम हो जाता है, डिपॉजिटरी का फायदा है एकदम। कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में, कारण क्या? सिर्फ डीमैट में होता है, सारा फायदा है, ऑल ऑफ द अबव। अगला, क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ डेट सिक्योरिटी। क्रेडिट रेटिंग, अगर बाई चांस कभी भी हमारी कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करना है तो ऐसा नहीं है मार्केट में जाके अचानक से पैसा ला सकता है, क्योंकि मार्केट में जो हम लोग जैसे इंडिविजुअल, हम लोगों को क्या पता। तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाता है, वो जाकर क्या करता है, उसको बोलता है भाई तुम मेरे बारे में बताओ कैसा है। तो एक मेयर ओपिनियन देता है कि भैया मेरे हिसाब से कंपनी ऐसा है, वैसा ऐसा है, तो तुमको पैसा लगाना तुम लगा सकता है। ये गारंटी कोई चीज का नहीं था, एक मात्र ओपिनियन देता है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी खाली एक ओपिनियन देता है, कोई गारंटी नहीं, कोई सजेशन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, एक ओपिनियन दिया। ठीक है। मेरा अगला, फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज, ये तुम लोग को एक नाम याद रखना है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। पहली बार जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में कंप्यूटर लाया गया था, जब ऑनलाइन सब कुछ किया गया था, तो इसका नाम दिया गया था ओटीसीईआई। ठीक है। Which of the following derivative is not traded in Indian stock market? इनमें कौन सा इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता? अभी जस्ट बताया था, फ्यूचर ऑप्शन इंडेक्स होता है, इंडेक्स फ्यूचर होता है, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट बोल के नहीं होता हमारे इंडिया में ट्रेड। देखो सेम ऐसा क्वेश्चन था ना, इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर, ये सब होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिपॉजिटरीज आर देयर इन इंडिया? अभी हम जस्ट बताया डिपॉजिटरी दो है इंडिया में, सीडीएसएल, एनएसडीएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी वाला। तो खाली दो ही डिपॉजिटरी है भारत में, सीडीएसएल और एनएसडीएल। ठीक है। मेरा अगला, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या? एक और हमारी कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिया, उसके बाद हर एक जन खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, तो जो पहली बार इशू किया जाता है उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। एक बार इशू हो गया, बाद में हर एक जन शेयर्स खरीदा जा रहा है रिलायंस का सुबह से शाम, इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? सेबी। तुम लोग सुना ही होगा सेबी। नेक्स्ट, डैश फंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड डेट ऑफ रिडम्पशन। डैश फंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड डेट, डू नॉट हैव अ फिक्स्ड डेट, किसी का फिक्स डेट नहीं है। फिक्स डेट कब नहीं होता? जब भैया पता ही नहीं कब रिडीम करना है। तो एक होता है क्लोज एंडेड फंड, एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज मतलब कभी ना कभी जाके क्लोज हो जाएगा, खत्म होगा, रिपे हो जाएगा। ओपन एंडेड कोई फिक्स डेट नहीं है, जब मन चाहे करेगा। आंसर ओपन एंडेड। नेक्स्ट, in India, Nifty and Sensex are calculated using, देखो निफ्टी और सेंसेक्स बोलते हैं ना, निफ्टी 27,000, 25,000, 26,000 ये है, तो ये आता कैसे है? मेरा बहुत सारा कंपनीज है जो अपने आप को लिस्ट करा रखा है स्टॉक मार्केट में। अब वो लोग का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो फ्री फ्लोट है, फ्री फ्लोट मतलब जो मार्केट में इजीली ट्रेड हो सकता है, उस मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे निफ्टी डिटरमाइन किया जाता है। तो एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मत लिखना, एक फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन है उसको टिक मारना। मान लो ये क्वेश्चन में नहीं रहता तब मार्केट कैप को टिक मार देते हैं, पर अगर फ्री फ्लोट दिया रहे तो बेटर ऑप्शन हमेशा फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट मतलब जो मार्केट में ट्रेड होने लायक है उसे कहते हैं फ्री फ्लोट। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ कोलैटरल यूज फॉर शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो शॉर्ट टर्म असेट ही गिरवी रखेंगे। शॉर्ट टर्म असेट का मतलब होता है करंट असेट। अब देखिए इसमें करंट असेट क्या है? रियल एस्टेट, भाई ये तो लैंड है तो लॉन्ग टर्म होता है। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म होता है। स्टॉक ऑफ गुड्स शॉर्ट टर्म होता है। इक्विटी शेयर वापस लॉन्ग टर्म होता है, तो आंसर होएगा स्टॉक ऑफ गुड्स। मेरा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लायबिलिटी ऑफ अ बैंक। लायबिलिटी, बैंक का लायबिलिटी इसमें क्या है? ट्रेजरी बिल नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लायबिलिटी है। मेरा अगला, कमर्शियल पेपर नहीं, ये कंपनीज इशू करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करता है, तो बैंक का लायबिलिटी रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जंग बॉन्ड बोली ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक। कमर्शियल पेपर इज अ टाइप ऑफ, कमर्शियल पेपर क्या है? जस्ट मैंने बताया कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कंपनी इशू करता है, और ये अनसिक्योर्ड नेचर का होता है। हालांकि इसमें क्रेडिट रेटिंग का जरूरत पड़ता है। ये शॉर्ट टर्म नेचर, तो मेरा कमर्शियल पेपर क्या है? एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट, एक कंपनी इशू करता है जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं वो प्रोवाइड करता, और ये शॉर्ट टर्म में रिडीम कर देगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। इसमें कौन सा शॉर्ट टर्म फंड नहीं है, मतलब कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है?
करंट लायबिलिटी नहीं मिलेगी जहां से शॉर्ट टर्म पैसा नहीं मिलेगा। ट्रेड क्रेडिट क्रेडिटर, वो बेचारा अलाउ किया ना भाई, तुम खरीद ले ले, पैसा बाद में देना। अक्रूड एक्सपेंस माने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी शॉर्ट टर्म है। प्रोविजन फॉर डिविडेंड, अब ये नहीं रहा प्रोविजन फॉर डिविडेंड। डिविडेंड अब असली में जिस समय डिक्लेयर हुआ उसमें पे करो, उसका प्रोविजन नहीं बनेगा, तो आंसर बनेगा प्रोविजन फॉर डिविडेंड। नेक्स्ट, इन इंडिया कमर्शियल पेपर आर इशूड एज पर द लाइन इशूड बाय। अब देखो कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज हुआ उसके अंदर में ज्ञान आता है सेबी का। कोई भी अगर शॉर्ट टर्म नेचर का चीज हुआ इसके अंदर में हम लोग फॉलो करते हैं आरबीआई के गाइडलाइंस को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है सर। नेक्स्ट, कमर्शियल पेपर आर जनरली इशूड एट अ प्राइस। कमर्शियल पेपर का खासियत है इसको डिस्काउंट में इशू करते हैं, पार में रिडीम करते हैं। ऐसा हम लोग प्रैक्टिकल भी किए थे कुछ क्वेश्चन। डिस्काउंट में इशू करते हैं, पार में रिडीम करते हैं। तो मान लो किसी इन्वेस्टर को कमर्शियल पेपर में पैसा लगाना है, मुझे चाहिए 1 लाख, मुझे चाहिए 5 लाख, तो ये इशू करेगा 4,80,000 में। इन्वेस्टर को बोलेगा भाई तुम 4,80,000 दो, तुमको हम रीपे कर देंगे 5 लाख, तो ये इशू किया जाता है डिस्काउंट में, लेस देन फेस वैल्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू कमर्शियल पेपर। फेस वैल्यू में इशू होता है नहीं, इशू प्राइस में इशू होता है नहीं, कूपन रेट होता है, कोई कूपन रेट नहीं होता। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं होता, कम रुपया लेंगे सीधा एक साथ में रुपया देंगे, तो आंसर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अकाउंटिंग रेशियोज आर इंपॉर्टेंट टूल यूज बाय। अकाउंटिंग रेशियो को कौन यूज करता है? बहुत लोग यूज करते हैं। शेयर होल्डर यूज करता है, टॉप मैनेजमेंट यूज करता है, जो इस कंपनी पे रिसर्च कर रहा है वो यूज करता है, हमारा गवर्नमेंट यूज करता है, हमारा लेंडर यूज करता है, हमारा डेटर यूज करता है, हमारा क्रेडिटर यूज करता है, कॉम्पिटिटर यूज करता है, बहुत लोग यूज करता है। तो मैनेजर भी करता है, रिसर्चर भी करता है, इन्वेस्टर भी करता है, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या चीज को सिग्निफाई करता है? मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो, याद होगा हम लोग का रेशियो 5 तरीका का था, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर एक्टिविटी रेशियो, अगला मेरा कवरेज रेशियो, इन्वेस्टर एनालिसिस, सॉल्वेंसी रेशियो। सारा प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आता था, तो ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मींस द रिलेशनशिप वर्किंग कैपिटल। अब ये याद करना हम लोग पढ़े थे, जैसे कोई दुनिया में वर्ड आए टर्नओवर रेशियो, दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो है, फॉर्मूला टर्नओवर डिवाइडेड बाय वो, टर्नओवर का मतलब सेल डिवाइडेड बाय वो मतलब वर्किंग कैपिटल। तो ये रिलेशनशिप बताता है वर्किंग कैपिटल का किसके साथ? टर्नओवर मतलब सेल्स के साथ। इजी था। मेरा अगला है डिविडेंड पे आउट रेशियो। मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब क्या? जितना भी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कमाए उसका कितना परसेंट डिविडेंड दिए। अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या कमाते हैं? इनकम स्टेटमेंट में आपेश मान लो है 1 लाख। अब इसमें इक्विटी वालों को डिविडेंड दिए 60,000, तो यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या बताएगा? कितना डिविडेंड दिए आउट ऑफ आपेश। सो इक्विटी डिविडेंड बाय आपेश, ये टोटल में निकाले। या अगला तरीका है, आपेश बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है ईपीएस, इक्विटी डिविडेंड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है डीपीएस। तो एक और तरीका क्या है? डीपीएस बाय ईपीएस, कितना डिविडेंड दिए आउट ऑफ ईपीएस। तो देखो तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला दिया है? डीपीएस बाय ईपीएस दिया, तो वो ले लेंगे। चलो ठीक है। मेरा ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस कुछ नहीं करता, कोई भी एक रेशियो को 2-3 पार्ट में तोड़ देता है, जिसके अंदर में एक तो प्रॉफिट रेशियो पक्का आएगा। तो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में कोई भी एक रेशियो है, मान लो आरओआई, फॉर्मूला क्या? ईबीआईटी बाय टोटल कैपिटल इनटू 100। ये क्या करता है? इसको 2 पार्ट में तोड़ता है, ईबीआईटी बाय सेल इनटू 100 इनटू सेल बाय कैपिटल। तो एक तो प्रॉफिट रेशियो पक्का बनाता है, तो देखना एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट रेशियो में डिनोमिनेटर क्या होगा? नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100। डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे में आया, नीचे में क्या आया? सेल, तो आंसर रहेगा नेट सेल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद। कभी भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आए, फॉर्मूला होता है सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक। तुम लोगों को याद होगा, पढ़ा हुआ होना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक। तो ये रिलेशनशिप बता रहे हैं इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का किसके साथ? सीओजीएस के साथ, तो आंसर रहेगा सीओजीएस। मेरा ईवीए इज यूज्ड फॉर, अब ईवीए फालतू में यहां पर पूछा जब पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 2 में पढ़ा हुआ था। ईवीए का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। मेरा अगला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बी इंप्रूव बाय। आरओआई को कैसे इंप्रूव करे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो कैसे बढ़ेगा? जब सेल बढ़ा दे, प्रॉफिट बढ़ा दे, सेल बढ़ा दे, प्रॉफिट बढ़ा दे, या ढंग से यूज करे अपने एसेट को,
ढंग से यूज करें अपने कैपिटल को इस तरीका से, सेल बढ़ाओ, खर्चा कम करो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ढंग से यूज करो कैपिटल को, आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, करंट रेशियो। इन करंट रेशियो करंट एसेट आर कंपेयर्ड विद, भाई ये तो बीवी फॉर्मूला है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट को किसके साथ कंपेयर करते हैं, करंट लायबिलिटी के साथ। अब आगे एबीसी लिमिटेड का करंट रेशियो दिया हुआ है, नेट करंट एसेट दिया है, मुझे करंट एसेट निकालना है। नेट करंट एसेट का मतलब होता है सीए माइनस सीएल, ठीक है। आइदर नेट करंट एसेट बोलेगा या नेट वर्किंग कैपिटल बोलेगा, एक ही बात है। अब करंट रेशियो है 1.5:1, मतलब करंट रेशियो का फॉर्मूला सीए बाय सीएल 1.5, तो सीए कितना आएगा 1.5 इंटू सीएल, ठीक है। मेरा नेट वर्किंग कैपिटल दिया है 5 लाख, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सीए माइनस सीएल है 5 लाख, तो सीए की जगह लिख दो 1.5 सीएल माइनस सीएल 5 लाख। तो क्या मुझे करंट लायबिलिटी नहीं मिल जाएगा, एक और कैलकुलेट करना, कितना मिल जाएगा भाई 10 लाख। करंट लायबिलिटी आया 10 लाख, तो करंट एसेट्स क्या आएगा 1.5 इंटू 10 लाख 15 लाख। देखना तो 15 लाख कहां पे है, ये सिंपल है यहां तक। मेरा अगला, there is a deterioration in the management of working capital of XYZ Limited. What does it refer to? Deterioration in management of working capital, यानी वर्किंग कैपिटल को जिस तरीके से मैनेज करते थे बड़ा खराब हो रहा है। वो कब खराब होगा, जब दुनिया भर का फालतू में स्टॉक पड़ा रह गया, जब डेटर पैसा ही नहीं दे रहे हैं, जब कैश एंड बैंक आइडल पड़ा हुआ है, या क्रेडिटर बड़ा जल्दी जल्दी रुपया लेके जा रहा है, तब मेरा वर्किंग कैपिटल का पूरा तबाही हो गया। वर्किंग कैपिटल मतलब जब खाली बात करेंगे करंट एसेट करंट लायबिलिटी का। कैपिटल एम्प्लॉयड हैज रिड्यूस्ड, कैपिटल ना करंट एसेट में आता है ना करंट लायबिलिटी, तो ये नहीं आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन अप, प्रॉफिटेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है सीएसीएल के साथ। डेटर कलेक्शन पीरियड हैज इंक्रीज, डेटर बहुत दिनों बाद रुपया देता है तो रुपया फंस गया, अटक गया, वर्किंग कैपिटल का बंटा था, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करंट रेशियो, करंट रेशियो को इंप्रूव करना है। इंक्रीज कब होगा करंट रेशियो, जब आइदर करंट एसेट बढ़ेगा या करंट लायबिलिटी गिरेगा। इसमें होता है कौन सा चीज की वजह से नहीं होगा, तो देखें डिवेंचर को इशू किया गया टू बाय स्टॉक, स्टॉक को बाय किया, स्टॉक बढ़ा यानी सीए बढ़ेगा, यहां जबकि बोला कौन सा में नहीं होगा, इसमें तो बढ़ रहा है करंट रेशियो। इश्यू ऑफ डिवेंचर टू पे क्रेडिटर, डिवेंचर को इशू किया, क्रेडिटर को पैसा दे दिए तो क्रेडिटर्स कम हो गया, ये तो कम हो गया, पर यहां बोला कब नहीं इंप्रूव होगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट बेचे, क्रेडिटर को रुपया दे दे, करंट लायबिलिटी कम हो गया, ये भी नहीं चलेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लिए टू बाय मशीन, बैंक ओवरड्राफ्ट लिए तो भैया करंट लायबिलिटी बढ़ गया, और अगर ये बढ़ जाएगा तो करंट रेशियो खराब होगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, डेट टू टोटल असेट रेशियो कैन बी इंप्रूव्ड बाय, डेट टू टोटल असेट, डेट टू टोटल असेट ये कब बेटर होगा, देखो डेट टू टोटल असेट बताता क्या है कि मान लो मेरा टोटल असेट का वैल्यू है 100 रुपया, हम डिवेंचर से लेकर आए 70, तो हम डिवेंचर पे बहुत डिपेंडेंट है, विच इज नॉट अ गुड साइन। ये कब बेटर होगा, जब मेरा डिवेंचर से रुपया कम लाए, और कब होगा, जब हम डिवेंचर को रीपे कर दे, लोन को रीपे कर दे, तब ठीक हो जाएगा। देखो तो कहीं पे लिखा हुआ है इशू ऑफ बोरोइंग मोड नहीं, इशू डिवेंचर नहीं, इशू नहीं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को पैसा दे दो। रेशियो ऑफ नेट इनकम टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नेट इनकम यानी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ईएटी को बोलते हैं नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, बाय नंबर ऑफ शेयर, सीधा मिलेगा अर्निंग्स पर शेयर, तो ये क्या बताता है, ईपीएस। ट्रेंड एनालिसिस हेल्प्स कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म, ट्रेंड एनालिसिस कंपेयर करता है एक फर्म के परफॉर्मेंस को। ट्रेंड मतलब क्या, पिछले साल सेल 10% बढ़ा, इस साल कितना बढ़ेगा, पिछले साल खर्चा 5% बढ़ा, इस साल कितना बढ़ेगा। तो ट्रेंड एनालिसिस बताते हैं कि हम इस साल कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू पिछला साल, नॉट विथ माय कॉम्पिटिटर्स, विथ अदर फर्म नहीं, विथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरा करंट रेशियो ऑफ लेस देन 1 मींस, करंट रेशियो लेस देन 1 है, करंट रेशियो होता है सीए बाय सीएल, ये लेस देन 1 है, वो कब होगा, इसको इधर भेज दो, जब करंट एसेट इज लेस देन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट इज लेस देन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, a firm has a capital of rupees 10 lakh, sale value 5 lakh, GP है 2 लाख, expense है 1 लाख, what is the net profit ratio, net profit ratio कैसे मिलेगा, सेल माइनस, अच्छा सीधा जीपी तक दे दिया 2 लाख,
इसमें माइनस कर दो एक्सपेंस 1 लाख, तो नेट प्रॉफिट क्या आएगा 1 लाख। अब मेरे को नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, वो क्या होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100, तो 1 लाख बाय 5 लाख इंटू 100, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो कितना आएगा 20%। नेक्स्ट, मेरा XYZ हैज अर्नड 8% रिटर्न ऑन टोटल एसेट ऑफ 50 लाख। 50 लाख के एसेट पे 8% कमाया, तो बताओ कितना कमाया 50 लाख का 8% कमाया, खुद कैलकुलेट करो कितना आएगा 4 लाख। प्रॉफिट आया 4 लाख। और आगे बोलता है नेट प्रॉफिट रेशियो है 5%। नेट प्रॉफिट रेशियो है 5%, सेल निकालना है, तो ये जो नेट प्रॉफिट आया वो 5 के बराबर है, तो टोटल सेल इंटू 100 का वैल्यू क्या होगा, कितना आएगा निकालना है 80 लाख। नेक्स्ट, सप्लायर एंड क्रेडिटर्स ऑफ अ फर्म आर इंटरेस्टेड इन, एकमात्र चीज कि भैया कितना लिक्विड कंपनी है। लिक्विड मतलब अगर बाई चांस सोचो ना, सप्लायर और क्रेडिटर को पैसा मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, इसको एक ही चीज में इंटरेस्ट है, इसके पास पैसा इजीली अवेलेबल है ना रीपेमेंट करने के लिए, तब तो भैया हम इसको क्रेडिट पे देके रिस्क लेंगे। तो प्रॉफिट से मतलब नहीं है, लिक्विडिटी से मतलब है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ डेट सर्विस कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। तुम लोग को डेट सर्विस कैपेसिटी, डेट सर्विस कैपेसिटी में 2 रेशियो करते थे यूज, रेशियो एनालिसिस को याद करना। बैंक जब भी लोन देगा वो 2 रेशियो देखता था कि इंटरेस्ट को पैसा देने के लिए इसके पास प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और अगला निकालता था डेट सर्विस कवरेज रेशियो। यहां पे देखता था इंटरेस्ट को पैसा देने के लिए इसके पास प्रॉफिट है ना, यहां पे इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों को रिपेमेंट करने के लिए प्रॉफिट है ना, तो यहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या डेट कवरेज रेशियो में कुछ है क्या, इंटरेस्ट कवरेज है। ठीक है। नेक्स्ट, मेरा जीपी रेशियो फॉर अ फर्म रिमेन सेम। जीपी रेशियो एक कंपनी का सेम चल रहा है, पर नेट प्रॉफिट रेशियो कम हो रहा है। जीपी सेम है पर नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। ये कब होगा, जब बीच में जो अदर एक्सपेंस आता है, एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बढ़ जाए, तभी तो ये नेट प्रॉफिट कम होगा। तो इंक्रीज इन सीओजीएस नहीं, इंक्रीज इन एक्सपेंस होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। हाई टर्नओवर रेशियो इज नॉट डिजायरेबल, गलत। जितना ज्यादा टर्नओवर रेशियो रहता है करंट एसेट का उतना अच्छा होता है, जितना ज्यादा करंट लायबिलिटी का टर्नओवर रेशियो होता है वो खराब होता है। तो हाई रिसीवेबल टर्नओवर इज नॉट डिजायरेबल, गलत भैया, डिजायरेबल है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड्स अपॉन टैक्स रेट, बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT बाय इंटरेस्ट। तो यहां पे टैक्स कहां पे है, ये भी टैक्स के पहले, ये भी टैक्स के पहले, तो ये भी करेक्ट नहीं है। इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब पक्का सेल बढ़ा, जरूरी नहीं है, सेल हो सकता है सेम रहे पर खर्चा कम हो जाए तो मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कम अगर डेट इक्विटी रेशियो है तो रिस्क कम है, ये सही है। कम डिबेंचर से रुपया लिया तो इंटरेस्ट कम देना है, फाइनेंशियल रिस्क भी कम रहेगा। नेक्स्ट, डेट टू टोटल एसेट ऑफ अ फर्म है 2, तो बताओ डेट टू इक्विटी क्या होगा। डेट टू टोटल एसेट दिया हुआ है 2, तो भाई टोटल एसेट 2 है, डिबेंचर 1 है, तो मेरा इक्विटी भी 1 बचेगा, तो डेट टू इक्विटी वुड बी 1। डेट टू टोटल असेट 2 है, ओ सॉरी, डेट टू टोटल असेट 2 है, हम सॉरी गलत लिखा। डेट 2 है टू टोटल असेट, तब पूछना बताओ डेट टू इक्विटी रेशियो क्या रहेगा। बड़ा वियर्ड है क्वेश्चन, टोटल असेट जितना है उसका हम 2 गुना डेट लेके बैठे हैं, कांट बिलीव, कैसे हो सकता है। अब बोला बताओ डेट टू इक्विटी रेशियो क्या रहेगा, तो भाई वैसे तो देखो नन ऑफ द अबव ऑप्शन होता तो बेस्ट होता, अगर नहीं दिया हुआ है तो जो सबसे छोटा वैल्यू है वही वाला सिलेक्ट करना। हालांकि दिस क्वेश्चन मेक्स नो सेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स एनालाइजिंग रिटर्न टू इक्विटी शेयरहोल्डर। इक्विटी वालों का रिटर्न किससे पता चलेगा, आइदर अर्निंग्स पर शेयर या रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी वाला 2 ही चीज दिखेगा, भैया हम हर शेयर में कितना कमाया या मेरा पैसा में कितना रिटर्न आया। तो देखो ईपीएस या आरओई में क्या है, ईपीएस। रिटर्न ऑन असेट आरओआई बिलोंग्स टू कौन सा नेचर ऑफ रेशियो, 5 रेशियो था मैंने बताया, सारा का सारा रिटर्न, सारा का सारा प्रॉफिट रेशियो आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, तो आंसर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। XYZ लिमिटेड का डेट इक्विटी रेशियो है 1.5, जबकि इंडस्ट्री में चलता है कॉम्पिटिटर्स का 1.3, तो इसका मतलब हमारा इस कंपनी में डिबेंचर ज्यादा है। अगर डिबेंचर ज्यादा है
तब डिवेंचर ज्यादा होने पे मेरा इस कंपनी में रिस्क भी ज्यादा रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा देना है। तो हाई लिक्विडिटी नहीं, हाई फाइनेंशियल रिस्क है। रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू स्टडी लिक्विडिटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ अ फर्म। व्हाट डज डेट इक्विटी रेशियो हेल्प टू स्टडी? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो भाई तुम लोग को ना ऐसा है ना कि इसको अब ये सब एमसीक्यू तुम्हारा मेन चैप्टर पढ़ा हुआ तो हो जाएगा, नहीं तो फिर बैठ के खाली तुम कुछ समझ में आएगा नहीं। कुछ लोग बोलेंगे आप समझाइए, क्या समझाए, तो ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो देखिए मेरा यहां पे क्या है, डेट इक्विटी रेशियो याद करना। सॉल्वेंसी रेशियो में बहुत रेशियो होता है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, कैश रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। ये किस में जाता था? सॉल्वेंसी में। इसमें समझाने का नहीं, तुमको पता होना चाहिए था। तो मेरा क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो। करेक्ट है यहां तक। इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो व्हाट इज टेकन इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब ऊपर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक। तो ऊपर में क्या आएगा? सीओजीएस। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहां बनता है, एज पर कौन सा इंड एस? ये कॉर्पोरेट अकाउंट्स का क्वेश्चन हमारे यहां पे डाल दिया गया। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में तुमने पढ़ा होगा, इंड एस 7 डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब जो हमको एक नया बिजनेस करना है उसके लिए हम कैपिटल लेकर आया, उसको मेरे को कॉस्ट देना पड़ रहा है, उसको मेरे को खर्चा देना पड़ रहा है। तो हम अगर मान लो कहीं से 100 रुपया लेकर आया, उस बिल को मार को उसको देना पड़ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। तो जहां पे भी 100 रुपए को लगाया उसमें कम से कम कमाना भी कितना पड़ेगा? 12%। तभी करने का फायदा है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों निकालते? ताकि पता चले जिस जगह भी पैसा लगा रहे हैं उसमें कम से कम मुझे कितना रिटर्न कमाना है। तो जिस जगह भी रुपया लगा रहे हैं मिनिमम रिटर्न कितना कमाना है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ फंड हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इम्प्लिसिट मतलब उसको चलाकर रुपया देना नहीं है। 4 जगह से रुपया लेकर आते थे, याद करना। इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर या लोन। इक्विटी को डिविडेंड देना है, पैसा गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना है, पैसा गया, एक्सप्लिसिट। डिवेंचर को इंटरेस्ट देना है, पैसा गया, एक्सप्लिसिट। लोन को इंटरेस्ट देना है, पैसा गया, एक्सप्लिसिट। रिटेन अर्निंग्स खुद का रुपया कमाया, हम खुद ही यूज कर रहे पर कॉस्ट निकाले, तो इसको बाहर वाले को किसी को देना नहीं है। दिस इज इम्प्लिसिट रिटेन अर्निंग्स। अब रिटेन अर्निंग्स यहां पे लिखा क्यों नहीं भाई? लिखा है ना, ये रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे ज्यादा पैसा कौन डिमांड करेगा चारों में? जिसने मैक्सिमम रिस्क लिया। डिबेंचर प्रेफरेंस ने कोई रिस्क नहीं लिया, उनको फिक्स्ड रेट मिलता रहेगा। सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेता है? हमारा कंपनी का ओनर, जो कौन है? इक्विटी शेयर वाला। तो मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सीएपीएम में पढ़े थे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, वहां से रिटर्न रिस्क फ्री मिलता है, इसे आरएफ कहते थे, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बॉन्ड और डिवेंचर्स कैलकुलेट करते हैं कैसे? याद होगा केडी का जब फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला था इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। तो जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं डिवेंचर का, ये हमेशा इनटू 1 माइनस टी करते हैं, मतलब आफ्टर टैक्स करते हैं। और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी होता तो ये बिफोर टैक्स रहता, पर डिवेंचर्स का फॉर्मूला में इनटू 1 माइनस टी मतलब आफ्टर टैक्स होता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट को कैसे डिनोट करते हैं? कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को केई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस केपी, डिवेंचर्स वाला केडी, ओवरऑल कॉस्ट को कहते हैं केओ। देखो तो केओ कहां है? के ए डब्ल्यू, ये है ओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। टैक्स का इनटू 1 माइनस टी किस में करते थे? खाली कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में। केपी में प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड था, टैक्स नहीं आया। और केई में कहीं पे टैक्स नहीं आता था। D1 अपॉन P0 प्लस जी, डीपीएस बाय एमपीएस, ईपीएस बाय एमपीएस, आर प्लस आर माइनस आर इनटू बीटा। तो टैक्स कहां था? कहीं नहीं, खाली कॉस्ट ऑफ डेट में आता है। व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड? सबसे महंगा सोर्स कौन है? जिसने मैक्सिमम रिस्क लिया और मैक्सिमम डिमांड करेगा। मैक्सिमम रिस्क इक्विटी ने लिया, तो आंसर न्यू इक्विटी शेयर। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो वर्ड मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल कैपिटल लेकर आने पे मेरा खर्चा क्या लगेगा? जैसी वर्ड मार्जिनल आया मतलब एडिशनल। एडिशनल का कॉस्ट क्या लग रहा है? एडिशनल कैपिटल लेने पे। तो एडिशनल पैसा लेने पे क्या लग रहा है? एडिशनल फंड। इन केस द फर्म इज एन ऑल इक्विटी, ऑल इक्विटी मतलब अनलेवरेज्ड, द वैक वुड बी इक्वल टू, याद होगा एमएम मॉडल में पढ़े थे, अनलेवरेज्ड फॉर्म में के यू इज इक्वल टू के होता है। वैक का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट यानी केओ, और वो किसके बराबर होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवरेज्ड के बराबर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वैक, वेट में भी बेस्ड ऑन, अगर बाई चांस मुझे वैक कैलकुलेट करना है तो हम लोग बुक वैल्यू वेट या मार्केट वैल्यू वेट यूज करते थे, तो मार्केट वैल्यू भी कर सकते हैं, बुक वैल्यू भी कर सकते हैं। टारगेट वैल्यू थ्योरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली नहीं, पर थ्योरेटिकली होता है। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव। मेरा नेक्स्ट, मेरा फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? एवरेज कॉस्ट, फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, रिडेम्पशन, सॉरी रिटेन अर्निंग्स, सबका एवरेज कॉस्ट निकालो, पर एवरेज सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज देते हैं। किसका? सारे के सारे सोर्सेस का। नेक्स्ट, एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेट। एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है कि जैसे जैसे डिबेंचर्स बढ़ेगा, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर वालों का रिस्क बढ़ेगा। सोचो, पहले 1 ही रुपए का डिबेंचर था, इक्विटी वालों को चाप नहीं, एक की जगह 100 का आया, इक्विटी वालों को हल्का सा चाप होगा, कारण कि इक्विटी वाले को बाद में रुपया मिलेगा, पहले डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा, और डिबेंचर लेकर आए, इक्विटी वालों को और चाप मिलेगा। तो जैसे से डिबेंचर बढ़ेगा, किसका रिस्क बढ़ता है? इक्विटी वालों का। तो इक्विटी शेयर होल्डर वुड डिमांड हायर रिटर्न। ठीक है। मेरा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड, आफ्टर टैक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं, डिस्काउंट रेट जिसमें पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो सेम हो जाए, एग्जैक्ट वही उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। आंसर रहेगा डिस्काउंट रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसमें कौन सा सही है? रिटेन अर्निंग्स कॉस्ट फ्री नहीं भैया, क्यारी आता था, कॉस्ट लगता है। एक्सटर्नल इक्विटी इज चीपर देन इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी आर चीपर देन इंटरनल इक्विटी। इक्विटी इक्विटी होता है, इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है? दोनों में रेट सेम रहेगा। रिटेन अर्निंग्स आर चीपर देन एक्सटर्नल इक्विटी करेक्ट है, कारण क्या? केई इज मोर देन केआरई होता है। क्यों? इक्विटी वालों से बाहर से पैसा लाएंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाएगा, जबकि खुद के रुपए को यूज करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगा। तो बाहर से पैसा लेना इज मोर एक्सपेंसिव। चलो नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग में क्या करते थे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डील्स विथ लॉन्ग टर्म डिसीजन, देखो लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन कैपिटल बजटिंग? कैपिटल बजटिंग में क्या यूज नहीं करते? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज नहीं करते, एकदम करते हैं। सेंसिटिविटी को यूज नहीं करते, एकदम करते हैं। नेट एसेट मेथड क्या होता है? कैश फ्लो भी आता है, टाइम वैल्यू भी आता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। सेंसिटिविटी रिस्क को मेजर करने के लिए आता है, नेट एसेट मेथड नहीं आता, ये तुम लोग के कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अमलगमेशन में आता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इररिवर्सिबल। क्यों? एक बार मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, बीच में लगा अच्छा नहीं है, तो क्या मुझे जितना रुपया लगाया पूरा का पूरा रुपया इंटरेस्ट के सहित मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एक बार डिसीजन ले लिया। ये लॉन्ग टर्म है, इररिवर्सिबल, सोच समझ के डिसीजन लो, क्योंकि एक बार तुम इस मार्ग पे चल गए, वापस पलट के नहीं आ पाओगे। इररिवर्सिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कैपिटल बजटिंग? कौन सा इसमें कैपिटल बजटिंग में नहीं आता? टैक्स आता था, टाइम वैल्यू मनी तो सुपर इंपॉर्टेंट था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आता था, कैश डिस्काउंट ये सब मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल में आता था, कैपिटल बजटिंग में नहीं आता था। नेक्स्ट, अ साउंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, लास्ट डिविडेंड पेड। सबसे बेस्ट होता है कैश फ्लो। मॉडर्न टेक्निक के अंदर में हर जगह कैश फ्लो आता था, एनपीवी, आईआरआर, पीआई और क्या बोलते हैं उसको, ये तीन के अंदर में आता था कैश फ्लो। किसमें कैश फ्लो नहीं आता? डिस्काउंटेड पेबैक कैश फ्लो। किसमें नहीं आता था? एआरआर, वो फालतू मेथड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट? कौन सा रेलेवेंट नहीं है? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब संक माने जो पहले ऑलरेडी खर्चा लग गया। कैपिटल बजटिंग में क्या चाहिए होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो फ्यूचर में आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, अभी जो खर्चा लगेगा उसका क्या? जो बीत गया, बाद गया, वो आज के दिन रेलेवेंट नहीं है। ठीक है। एक सेकेंड, इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट है, एलोकेटेड ओवरहेड भी तो रेलेवेंट नहीं होता। यानी आंसर बोथ 1 and 3 आएगा, बोथ 1 and 3। एलोकेटेड मतलब क्या? जो इस प्रोजेक्ट के लिए लग रहा, पहले भी लगता था, बाद में भी लगेगा, इसका कुछ पोर्शन डाल दिए, तो ये प्रोजेक्ट की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा थोड़ी लगा, नहीं लगा, वो पार्ट नहीं बनेगा। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट नहीं देखते, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो देखते हैं, असेट नहीं देखते, कैपिटल नहीं देखते, कैश फ्लोज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट कैश फ्लो प्रपोजल? इसमें किसकी वजह से कैश फ्लो में फर्क नहीं पड़ेगा?
सैल्वेज वैल्यू पड़ेगा भैया कैश फ्लो। डेप्रिसिएशन से कैश फ्लो को फर्क पड़ता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आता है प्रॉफिट को कम करके टैक्स बचाता है, तो कैश कम लगेगा ना। टैक्स रेट बदल जाए तो भैया खर्चा चेंज हो जाएगा। मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, कहां से रुपया लाए इससे फर्क नहीं पड़ता, जहां से लाना लाओ आया तो सेम रुपया ना। नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इंक्लूड, कैश फ्लो फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इंक्लूड टैक्स शील्ड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वजह से जो टैक्स बचा वो कैश फ्लो है, बिल्कुल है। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, रेजिंग ऑफ फंड नहीं है, आंसर बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू कैपिटल वेटिंग, इसमें से कौन सा कैपिटल वेटिंग के लिए सही नहीं है। कैपिटल वेटिंग इज रिलेटेड टू असेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, करते थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एकदम था, याद करो। डीआरआर का एक और नाम था मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हर्डल रेट, कट ऑफ रेट, थ्रेशोल्ड रेट। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट, गलत। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट को संक कॉस्ट की तरह ट्रीट करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल वेटिंग, कैश फ्लो फॉलो करते हैं, इंटरेस्ट एक्सक्लूजन करते हैं, अक्रूअल नहीं करते फॉलो, यहां पे कैश बेसिस फॉलो करते हैं, अक्रूअल नहीं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश फ्लो, क्यों, क्योंकि ये मेरा टैक्स बचाता है। डेप्रिसिएशन का एकमात्र काम है प्रॉफिट कम करके टैक्स बचाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल वेटिंग, संक कॉस्ट आर इग्नोर्ड, करेक्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, गलत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। याद होगा हमने क्वेश्चन किया था हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक मशीन का, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया था, उसको कंसीडर किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड इन कैपिटल वेटिंग, कैश फ्लो भी कैलकुलेटेड इन इंक्रीमेंटल टर्म्स, करेक्ट है। ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट आर कंसिडर्ड ऑन कैश बेसिस, करेक्ट है। ऑल अक्रूड कॉस्ट इनकॉर्पोरेटेड, ना ना, नॉट करेक्ट। यहां पे अक्रूअल बेसिस नहीं, कैश बेसिस पे बनता है। Evolution of capital vetting proposal is based on cash flow because cash flows are easy to calculate, नहीं। cash flow are suggested by SEBI, नहीं। cash flow is more important than profit। प्रॉफिट हम जितना मन चाहे दिखा दे, कुछ नहीं करना, हम निकालेंगे भैया, ऐसे फ्री में पढ़ लो, रुपया बाद में मेरे को देना। जो लोग स्टूडेंट आए सब एंट्री मारे, डेटर टू सेल, डेटर टू सेल, डेटर टू सेल, प्रॉफिट बढ़ गया, पर क्या ये अच्छा बिजनेस था, नहीं। लास्ट डे अगर कैश नहीं मिला तो बिजनेस फालतू है। तो कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्रीमेंटल फ्लो, कौन सा इंक्लूडेड नहीं करते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते हैं, संक कॉस्ट को नहीं करते, संक कॉस्ट इज इररिलेवेंट। नेक्स्ट, अ प्रपोजल इज नॉट अ कैपिटल वेटिंग प्रपोजल इफ इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट रिलेटेड है। कैपिटल वेटिंग में लॉन्ग टर्म है, इरिवर्सिबल है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फिक्स्ड एसेट भी आएगा, लॉन्ग टर्म भी आएगा, शॉर्ट टर्म नहीं आएगा, लार्ज इन्वेस्टमेंट भी आएगा। इन कैपिटल वेटिंग संक कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड, क्यों, क्योंकि स्मॉल अमाउंट है, नहीं, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल नहीं होता, यानी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, तो पहले से लग गया, इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। सेविंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट, जो खर्चा लगने वाला था और ना लगे मेरा फायदा है, इसको कैश इनफ्लो मानते हैं। जो इनकम आने वाला था और ना आए वो मेरा नुकसान है, उसको कैश आउटफ्लो मानते हैं। तो जो सेविंग्स आया, सेविंग्स हो गया मेरे लिए फायदा है, ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो। डैश इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दो चीज इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक पेबैक पीरियड, एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर लेता है, एआरआर नहीं लेता, एमपीवीपीए सब में टाइम वैल्यू था। नेक्स्ट, द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में चार आता है, एनपीवी, पीआई, आईआरआर एंड डिस्काउंटेड पेबैक। एनपीवी भी आता है, आईआरआर भी आता है, पीआई भी आता है, आंसर है ऑल। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये क्या क्वेश्चन है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। द बेसिक करंट लायबिलिटीज आर, करंट लायबिलिटी में कौन कौन आता है, तुम लोग को तो अकाउंट्स का क्वेश्चन है ये। अकाउंट्स पेबल आता है, एकदम आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, एकदम आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है, आंसर ऑल, इजी। देयर आर टू कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ओनली सीए होता है, नेट वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल होता है। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल या ऑपरेटिंग कैपिटल। देखिए क्या वर्ड यूज किया है, करंट एसेट नहीं, ऑपरेटिंग कैपिटल भी आता है, बस यही आएगा। डैश वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, करंट एसेट में क्या आता है, खाली ग्रॉस वर्किंग कैपिटल।
In finance, working capital means the same thing as net current asset. नेट क्या है भैया? वैसे तो खाली अब ऑप्शन ये करंट में टिक मारना पड़ेगा, पर बेटर वर्ड होता है नेट करंट एसेट. ठीक है. डैश रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन सीए एंड सीएल. क्या होता है भैया? कौन सा वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल होता है? अभी हम जस्ट बताया है, नेट वर्किंग कैपिटल. A dash net working capital will rise when current asset exceed current liability. CA is more than CL. तो नेट वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल होता है. अगर सीए ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आएगा, आंसर बनेगा पॉजिटिव. A dash net working capital occur when current liability is greater than current asset. करंट लाइबिलिटी ज्यादा है, करंट एसेट कम है. तो मान लो ये 5 है, ये 8, तो सीए माइनस सीएल क्या आएगा? 5 माइनस 8 माइनस 3, क्या बन जाएगा? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल. एकदम इजी था. नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट टू मोर देन 500 रिटेलर. कंपनी का कलेक्शन पीरियड 30 डेज है और इन्वेंट्री रखता है 20 दिन. ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? ऑपरेटिंग साइकिल में 4 चीज को ऐड करते थे, इक्वल एस. रॉ मटेरियल पीरियड प्लस डब्ल्यूआईपी पीरियड प्लस एफजी पीरियड प्लस डेटर पीरियड माइनस क्रेडिटर पीरियड. तो देखो यहां पे डेटर पीरियड 30 है, स्टॉक का 20 दिन है, दोनों को ऐड करो, मिलाकर 50 दिन. Dash refer to fund which an organization must possess to finance its day-to-day operation. डे टू डे में जो खर्चा लगता है उसके लिए कौन सा फंड लगता है? लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म है वर्किंग कैपिटल फंड. रिटेन अर्निंग्स लॉन्ग टर्म है, फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म है, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म है. इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट शुड बी एडिक्वेट. इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट यानी करंट एसेट को जितना रुपया चाहिए उतना रुपया प्रोवाइड करो, जस्ट एडिक्वेट. डैश वेरीज इनवर्सली विद प्रॉफिटेबिलिटी. दो चीज इनवर्स चलता है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. क्यों? अगर तुम अपने पास बहुत लिक्विड फंड अपने पास रखोगे, बहुत कैश रखा हुआ है, इन्वेस्ट नहीं किया, बहुत कैश रखा हुआ है, तो लिक्विडिटी तो बहुत है, पर भाई इन्वेस्ट ही नहीं किया तो इंटरेस्ट कहां कमाया? कुछ नहीं कमाया, प्रॉफिट कम हो जाएगा. कैश बहुत है, इन्वेस्ट नहीं हुआ तो प्रॉफिट कम. अगला ऑप्शन है जितना कैश आया पूरा इन्वेस्ट कर दिया, पूरा इन्वेस्ट कर दिया तो प्रॉफिट जम के कमा रहे, पर पूछे कैश एंड बैंक बैलेंस क्या है? कुछ नहीं, लिक्विडिटी कम. तो इसका इनवर्स रिलेशन होता है. डैश वेरीज इनवर्सली विद प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी. नेक्स्ट, कैपिटल इंटेंसिव फर्म रिलाई ऑन. अब कैपिटल इंटेंसिव फर्म किस पे रिलाई करता है? जिसपे ह्यूज कैपिटल लगने वाला है, तो भाई इक्विटी शेयर वालों से कितना ले लेगा उसमें एक लिमिट होता है, पर वो मैक्सिमम केस में रिलाई करता है लॉन्ग टर्म डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन से. किस पे रिलाई करने वाला है? डेट. रिटेन नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, इक्विटी नहीं, मेन डेट. On the basis of dash, working capital is classified as gross and net. Gross और net में कैसे क्लासिफाई करते हैं? कंसेप्ट के बेसिस पे. ग्रॉस के कंसेप्ट में आता है ओनली सीए, नेट के कंसेप्ट में आता है सीए माइनस सीएल. तो किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट. डैश साइकिल एनालाइजेस द अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अकाउंट्स पेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज. ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल, जो मैंने जस्ट अभी यहां बताया था. क्या बताया था? ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल, इन्वेंट्री पीरियड प्लस डेटा पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पीरियड. ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल दोनों चलेगा. ठीक. डैश मेथड इज नॉट यूज फॉर कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल. ट्रायल एंड एरर, ये कौन सा मेथड है? ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर हम लोग जीवन में वर्किंग कैपिटल के लिए कैलकुलेट नहीं करते. सीधा टिक मारो. ऑन द बेसिस ऑफ डैश, working capital may be classified as permanent or temporary on the basis of time. टाइम परमानेंट मतलब क्या? साल भर, कम से कम मुझे कुछ वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा साल भर. साल भर टाइम आ गया ना, इसे कहते हैं परमानेंट. पीक सीजन में जब पीक पीरियड आएगा तो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रखेंगे, जब ऑफ सीजन आया वो नहीं रखेंगे. तो देखो साल भर रखेंगे परमानेंट, कभी रखेंगे कभी नहीं टेम्पररी. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ऑपरेटिंग साइकिल का एक और नाम होता है कैश कन्वर्जन साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल. बिजनेस नहीं, वर्किंग कैपिटल चलेगा, या कैश कन्वर्जन होता है वो भी चलता है. स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग. स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग कंसिस्ट ऑफ, स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत 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 पैसा कहां से आया हुआ है? करंट लायबिलिटी. लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं, शॉर्ट टर्म लोन नहीं, अकाउंट्स रिसीवेबल नहीं, अकाउंट्स पेएबल.
उसने तुरंत मटेरियल दिया पर पैसा नहीं लिया, तो स्पॉन्टेनियस फाइनेंस कर दिया ना, बोलने के संग संग मटेरियल दे दिया ना, शॉर्ट, तुरंत। नेक्स्ट, conversion of marketable securities into cash entails a fixed cost of 1000 per month. What will be the optimal conversion size as per Bowman model? Unfortunately question incomplete है, सॉल्व नहीं हो पाएगा। वैसे इसका फॉर्मूला होता है √280/c। यहां पे होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, टी होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, यहां खाली टी दिया हुआ था, एंड सी होता है कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम, यहां पे ना ए था ना सी था, गलत क्वेश्चन। 128, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 2 महीना, कैश सेल्स दिया है, एवरेज रिसीवर्स दिया हुआ है, साल भर का सेल कितना। अब जो कलेक्शन पीरियड दिया मतलब डेटर्स का पीरियड दिया है 2 महीना, और डेटर दिया है 6,50,000। तुम लोगों को याद होगा वर्किंग कैपिटल में पढ़े थे, डेटर्स निकालते थे साल भर का क्रेडिट सेल बाय 12 इंटू डेटर पीरियड। डेटर पीरियड दिया है 2 महीना, एवरेज रिसीवेबल मनी डेटर है 6.5 लाख, तो जैसे ही सारा वैल्यू पुट करेंगे क्या मुझे क्रेडिट सेल नहीं मिल जाएगा? 650 इंटू 12/2, 39 लाख क्रेडिट सेल आया। कैश सेल्स है 5 लाख, 39 प्लस 5 मिला के टोटल सेल आएगा 44 लाख। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, इफ द करंट रेशियो इज 2.4:1, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL, यानी CA आएगा 2.4 इंटू CL। अब आगे होता है मेरा वर्किंग कैपिटल दिया है 25,20,000, वर्किंग कैपिटल मतलब CA माइनस CL है 25,20,000, तो CA की जगह 2.4 CL लिख दो, माइनस CL है 25,20,000, यानी 1.4 CL आया 25,20,000, तो क्या CL का वैल्यू नहीं मिलेगा? 25,20,000 बाय 1.4 कितना आएगा? 18 लाख। करंट लायबिलिटी आया 18 लाख, तो करंट एसेट 18 लाख इंटू 2.4, 4320 एंड 18, 4320 एंड 18 लाख। अब मेरा अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या चीज को मेजर करता है? ऑपरेटिंग रिस्क को। ऑपरेटिंग रिस्क का एक और नाम होता है बिजनेस रिस्क। लेवरेज चैप्टर में 3 तरीका का रिस्क था, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर करता है ऑपरेटिंग या बिजनेस रिस्क को, फाइनेंशियल रिस्क मेजर करता है, फाइनेंशियल लेवरेज मेजर करता है फाइनेंशियल रिस्क को, कंबाइंड रिस्क मेजर करता है ऑपरेटिंग फाइनेंशियल दोनों को। तो ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस रिस्क को मेजर करता है, फाइनेंशियल लेवरेज फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है। कंबाइंड लेवरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम डॉल एंड डीएफएल बाय देयर मल्टीप्लीकेशन। याद है ना डीसीएल कैसे आता है? डॉल इंटू डीएफएल, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लीकेशन। हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मतलब क्या? जितना ज्यादा फाइनेंशियल लेवरेज इसका मतलब उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क। और वो कब आएगा? जब बहुत डिवेंचर से रुपया लिया हुआ रहे ताकि इंटरेस्ट देना पड़े। कब आएगा? हाई डेट प्रपोर्शन। ऑपरेटिंग लेवरेज कब बढ़ेगा? जब ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगा, और रिस्क हमेशा बढ़ता है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, एंड ये ऑपरेटिंग लेवरेज है ना, तो किसकी वजह से? फिक्स्ड बिजनेस वाला कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। फाइनेंशियल लेवरेज क्यों आएगा? क्योंकि बहुत बड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट नहीं, इंटरेस्ट कॉस्ट। हमारा डॉल का फॉर्मूला क्या भाई? पता होना चाहिए। डॉल का फॉर्मूला क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। मेरा डॉल आता है इसकी वजह से, फॉर्मूला इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, आंसर बनेगा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। डीएफएल आता है इसके वजह से, फॉर्मूला इसके ऊपर ईबीआईटी बाय ईबीटी, फॉर्मूला ईबीआईटी बाय ईबीटी। ठीक है। विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर फर्म? कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है? बेस्ट तुम लोग को याद रखना है, डॉल कम से कम रहे, डीएफएल ज्यादा रहे। कि जितना ज्यादा डीएफएल रहेगा उतना डिवेंचर्स के द्वारा से पैसा लाया गया, तो किसी और के रुपया से लेके आओ और खुद कमाओ, उसका मजा ही कुछ और है। इसमें ट्रेडिंग और इक्विटी का बेनिफिट मिलता है। पर अगर दुनिया भर का मेरा बिजनेस फिक्स कॉस्ट है तो कभी जीवन में प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएगा। तो बेस्ट सिनेरियो लो ऑपरेटिंग लेवरेज, हाई फाइनेंशियल लेवरेज। लो भैया बेस्ट है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया। और ये नहीं दिया तो उल्टा देख लो, होना चाहिए लो हाई, क्या हाई लो दिया तो हाई लो में टिक मारो, मॉडरेट तो कभी नहीं आएगा, पूरा लो पूरा हाई हो नहीं सकता। स्टिल बेटर रहता लो हाई, कुछ एक हाई कुछ एक लो चाहिए होता है। नेक्स्ट,
कंबाइंड लेवरेज रिलेशनशिप बताते हैं कहां से कहां तक। देखो, कंबाइंड लेवरेज रिलेशनशिप बताते हैं कहां से कहां तक। तुम लोग को याद होगा मैंने 3 चीज बताया था रिलेशनशिप ऑफ लेवरेज में, सेल, ईबीआईटी, ईपीएस। सेल के चेंज होने पे ईबीआईटी कितना चेंज होगा, डॉल बताता है। ईबीआईटी के चेंज होने पे ईपीएस कितना चेंज होगा, डीएफएल बताता है। सेल के चेंज होने पे ईपीएस कितना चेंज होगा, डीसीएल बताता है। तो डीसीएल कहां से कहां बता रहा है, सेल से ईपीएस तक। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लेवरेज जीरो हो जाएगा। फाइनेंशियल लेवरेज जीरो हो जाएगा कब, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी बाय ईबीटी होता है। बोलते हैं ये जीरो हो जाएगा कब, जब ईबीटी जीरो, जब ईबीआईटी का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर। सोचो ना, ईबीआईटी इज इक्वल टू जीरो इंटू ईबीटी, तो कोई भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होता है। तो डीएफएल जीरो कब होगा, जब ईबीआईटी जीरो हो जाए। बिजनेस रिस्क को कैसे मेजर कर सकते हैं, बिजनेस रिस्क के ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है डॉल के द्वारा। फाइनेंशियल लेवरेज रिलेशनशिप बताता है कहां से कहां के बीच, देखे भी हम बताया ईबीआईटी से ईपीएस तक। नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जैसे ही प्रेफरेंस शेयर के द्वारा पैसा लिए, इसको मेरे को हर साल देना पड़ेगा फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। और प्रेफरेंस शेयर वाला के आने की वजह से जो फिक्स कॉस्ट आया, ये डे टू डे बिजनेस का नहीं, फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल क्यों, इन लोग से पैसा फाइनेंस कर रहे हैं, तो डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर से लेकर आते हैं, तो ये फाइनेंशियल रिस्क लाता है, तो इंक्रीज कर देगा फाइनेंशियल लेवरेज। रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेल एंड चेंज इन ईपीएस। चेंज इन सेल एंड चेंज इन ईपीएस, यहां से यहां तक कौन बताएगा, डीसीएल। न्यूमेरिकल डेटा में बी एक्सप्रेस्ड एज, अब आई थिंक अब ये हमारा बीडीए का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। नाम है न्यूमेरिकल डेटा, जहां पे नंबर्स रहे, तो ये क्या टेक्स्ट में होगा, नहीं नंबर्स में होगा। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव डेटा, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्वालिटेटिव है, टेक्स्ट है, कहानी है, मे बी डिसिफर्ड इन फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, करेक्ट है। न्यूमेरिकल का एक और नाम होता है क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव का एक और नाम होता है क्वालिटेटिव। डेटा इन रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पिक्चर, पिक्चर्स दिखाया जा रहा है, कौन सा रहेगा, ग्राफिकल डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजन फॉर डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन करने का कारण क्या है, हेल्प इन वर्क प्रोसेसिंग, ठीक बात। रिक्वायर्ड लेस फिजिकल स्टोरेज स्पेस, ना ना भाई क्या बात कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टोरेज लगता है। डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड में भी एक्सेस बाय मोर देन 1 पर्सन साइमल्टेनियसली, ये भी करेक्ट है। तो इनफैक्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिजिटाइजेशन, तो आंसर तो सब रहेगा। नहीं, वैसे सब नहीं रहना चाहिए, बेस्ट तो यही रहेगा। बोला चाहिए नॉट द रीजन फॉर डिजिटाइजेशन, तब आंसर बनेगा ये, रिक्वायर्ड लेस फिजिकल स्टोरेज स्पेस। नहीं, वैसे तो एक सेकंड रुको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन, क्यों डिजिटाइजेशन करते हैं। हेल्प इन वर्क, ऑल है क्या, तो आंसर तो भैया ऑल है, आंसर ऑल है। वर्क प्रोसेसिंग में भी हेल्प करता है, फिजिकल स्टोरेज तो कम हुआ, हमको लगा कंप्यूटर का स्टोरेज का बात कर रहा है, फिजिकली मेरे को फाइल नहीं रखना पड़ेगा, सब कंप्यूटर में पड़ा है, एक संग में एक से ज्यादा लोग कर पाएंगे, आंसर ऑल ऑफ द अबव। चलो ठीक है। To make the data turn into user-friendly information, it should go one or more following core step. क्या स्टेप से गुजरना पड़ेगा भाई, और डेटा को यूजर फ्रेंडली बनाना, पहले कलेक्शन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, सॉर्ट करेंगे और एनालिसिस करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव। एनी डेटा एक्सप्रेस्ड एज नंबर, न्यूमेरिकल डेटा या क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग इक्विटी इनटू स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अब तुम लोग को अगर याद होगा, जब हम लोग ये बीडीए वाला टॉपिक पढ़े थे, तो हम बताया था लार्ज स्केल, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारा क्या चीज का एग्जांपल होता है, नॉमिनल स्केल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज फॉर प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन। जस्टिफिकेशन था, असेसमेंट था, प्लानिंग भी था, आंसर ऑल ऑफ द अबव। डेटा साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्क एनालिसिस, करेक्ट। कस्टमर का ढंग से डेटा मैनेज करे, कंज्यूमर का एनालिसिस करे, तो यह डेटा साइंस क्यों है,
ताकि मेरा जो भी काम है हम ढंग से एनालिसिस कर पाए, ढंग से डिसीजन ले पाए, ढंग से हम प्रॉपर बोलते हैं ना इन्फॉर्म्ड कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट कर पाए, रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाए। आंसर ऑल। नेक्स्ट, द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करने का कारण क्या है कि भैया मुझे पता चले कि हर एक चीज के होने का चांस क्या है, हर एक चीज के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तभी तो हम ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। द एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सर्टेन ऑब्जर्वेशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ड है बाई, बाई का मतलब होता है टू, ट्राई माने तीन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर कैटेगराइज्ड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव क्लासेस। यहां पे 3 है, नहीं होगा, यहां पे लेस देन 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, नाम है बाई माने 2। नेक्स्ट, द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, जो वापस से बताता है कि पहली बार सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी क्या। कोई भी स्टैटिस्टिक्स वाला चीज आ गया ना, सीधा सीधा आंसर प्रोबेबिलिटी है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्क्राइब्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये हम लोग बीडीए में पढ़े थे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या चीज को डिस्क्राइब करता है, कोई भी रैंडम नंबर है उसका फीचर क्या है। व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विद स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर स्क्वायर्ड एंड एडेड, क्या बनेगा, काई स्क्वायर। और नाम से समझेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर विद स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर स्क्वायर्ड, स्क्वायर कहां है, काई स्क्वायर में ही है, तो आंसर लॉजिकली भी हो सकता है। द प्रोसीजर दैट ऑर्गेनाइज डेटा, ढंग से डेटा को ऑर्गेनाइज किया गया है। डेटा बड़ा बिखरा हुआ था, इसको ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको बीडीए के भाषा में बोलते हैं डेटा को ढंग से सॉर्ट करना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, या फिर मान लो स्केल वाइज सॉर्ट किया गया या रीजन वाइज सॉर्ट किया गया, तो डेटा सॉर्टिंग। फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड ग्राफ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें कौन सा बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, बार करते हैं, पाई करते हैं, हिस्टोग्राम करते हैं, आंसर ऑल। डेटा विजुअलाइजेशन का फायदा क्या, बेटर डेटा एनालिसिस करना, यस, डिसीजन भी लेना, यस, जब दो यस तो ऑब्वियसली आंसर ऑल रहेगा। एनालाइजिंग कॉम्प्लिकेटेड डेटा, यस, ऑल। फॉलोइंग आर द स्कोप ऑफ डीपीए, डेटा defining significant meaning required by each audience member in each every scenario, yes. proper data ढंग से मिले, बिल्कुल। determine needed frequency, all। मैप को हम लोग यूज कर सकते हैं पिन कोड के लिए। मैप सोचो ना, इंडिया का मैप बनाए, पिन कोड वाइज क्लासिफाई कर लो, कंट्री के नाम वाइज क्लासिफिकेशन कर लो, स्टेट वाइज कर लो, आंसर ऑल ऑफ द अबव। अ स्कैटर प्लॉट डिस्प्लेस एवरी यूनिक डेटा प्लॉट ऑन अ सिंगल ग्राफ, याद है स्कैटर प्लॉट ऐसा बनता था। एग्रीकल्चरल लैंड का हम लोग बात किए तो एक ही ग्राफ में बनाते हैं स्कैटर प्लॉट। डैश चार्ट डिपिक्ट टास्क दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बिफोर अदर्स में बिगिन, ये तुम लोग पढ़ा था गैंट चार्ट में, जो ओएमएसए में तुम लोग पढ़ता है ना, नेटवर्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर में गैंट चार्ट बोलते हैं कि जब तक ये एक्टिविटी नहीं होगा अगला वाला स्टार्ट नहीं होगा, तो आंसर गैंट। ठीक, मेरा अगला, डैश इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट एम टू आइडेंटिफाई, फाइंड, मॉडिफाई, फॉर्मेट, प्रेजेंट डेटा इन मैनर दैट आइडियली कन्वेज मीनिंग एंड प्रोवाइड इनसाइट, डीपीए। डीपीए कहां पर है, आंसर ये रहा, डेटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटा डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, जहां पे फटाफट क्विक डिसीजन लेते हैं। देखो वर्ड है क्विक डिसीजन लेते हैं, क्यूलिक व्यू। अब ये ऐसा नहीं, इसमें समझाने का कुछ नहीं होता है, तुमको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता है, तो तुम्हारा बीडीए ढंग से पढ़ा हुआ है तो तुमको अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ डेटा एनालिटिक्स, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, यस, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, यस, इंप्रूव सर्विस टू स्टेक होल्डर्स, आंसर ऑल। अब मेरा डेटा माइनिंग के अंदर में तुम लोगों को याद होगा एसोसिएशन रूल होता था, न्यूट्रल रूल होता था, डिसीजन ट्री होता था, आंसर ऑल। एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। एक्सबीआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। अब ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, ये तुम लोग को याद रखना है। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सेगमेंट वाज वेरी इजी, अब बीडीए वाला जो सेगमेंट है ना, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। तो बीडीए वाले सेगमेंट का एमसीक्यू को एक बार दो बार गो थ्रू कर लेना, तो तुमको एकदम माइंड में सेट हो जाएगा कि अच्छा कहां पे क्या है, इवन तो तुम्हारा बीडीए पूरा पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज और टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? अब देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग होता था एक प्राइवेट, मेरा खुद का लिया हुआ है क्लाउड, एक होता था पब्लिक, एक होता था हाइब्रिड। तो प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, आंसर ऑल। ठीक है, मेरा अगला, on the basis of type of signal or feedback provided in the learning curve system, which of the following is not a type of machine learning? machine learning होता था सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड सेमी सुपरवाइज्ड, तीन तरह का लर्निंग होता था। सुपरवाइज खुद पूरा देखा, अनसुपरवाइज हम कुछ नहीं देखे, सेमी सुपरवाइज मैंने समझाया, अपने आप करो। तो ये तीनों तो होता, ये कौन सा नहीं होता? रोबोटिक प्रोसेस लर्निंग। नेक्स्ट, in recent year, business intelligence has expanded to incorporate more procedure and activity designed to enhance performance. इसे क्या? The procedure consists of data mining, reporting and querying. Answer all. ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे मेरा टोटल सेल, टोटल खर्चा सेम हो जाए, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस रहे, या कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। पॉइंट वेयर एक्सपेंसेस आर डबल नहीं, पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। पता नहीं इसका क्या लेना देना था हमारे एफएम में। अगला, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ फर्म टू मूव फार फ्रॉम बीईपी? ये तो एमए का क्वेश्चन लग रहा है। बीईपी से ज्यादा जितना आगे बढ़ोगे उतना मार्जिनल सेफ्टी आएगा, उतना प्रॉफिट कमाओगे। टू इंक्रीज इंश्योर सर्वाइवल अगेंस्ट, टू इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी नहीं, टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर नहीं, सीजनल फ्लक्चुएशन। What is one reason profit maximization is criticized? Profit maximization क्यों खराब है? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होता है? नहीं। फर्म का इक्विटी बेस होता है? नहीं। इट कैन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर एंड कंज्यूमर। जब किसी का उद्देश्य खाली प्रॉफिट बढ़ाना है तो भैया एम्प्लॉय से बुरी तरह काम करेगा बिना पैसे। वो क्या करेगा? कस्टमर को कुछ भी फालतू क्वालिटी चिपका देगा, एकदम फालतू क्वालिटी चिपका देगा। कारण क्या? भाई हम खर्चा नहीं करेंगे पर तेरे से पैसा ले लेंगे। तब इस केस में डिसएडवांटेज है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। Next, what is the key assumption that time value of money concept in financial decision making? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मेन assumption क्या है कि जैसे जैसे समय बदलेगा कैश फ्लो का वर्थ या वैल्यू चेंज होता है। आज के दिन 100 मिला, एक साल बाद 100 मिला, दोनों का वर्थ अलग है। तो टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो अफेक्ट देयर वैल्यू। करेक्ट। इन विच सिचुएशन इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी मोस्ट रेलिवेंट? जब अलग अलग टाइम पीरियड में मुझे कैश फ्लोज मिला है, अलग अलग समय में मिला, तो मुझे एक ही दिन मिला के कंपेयर करना पड़ेगा, तब टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेलेवेंट है। कंपेयरिंग कैश फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या गया? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेब 2000 रिसीवेबल 5 ईयर फ्रॉम नाउ एट एन 8% एनुअल डिस्काउंट रेट? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू बाय 1 + 8 टू द पावर n। फ्यूचर में मिलेगा 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, 8% मतलब 0.08 टू द पावर n वो है 5। तो एक काम करो, ये वैल्यू निकालो, 1.08 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, यह है 1.46932। 2000 को इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 1361। आंसर आने वाला है 1361। इजी था। इफ द फ्यूचर वैल्यू रिमेन द सेम, व्हाट हैपेंस टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड इंक्रीजेस? एक साल बाद मिलने वाला था 100 रुपया था, उसका आज के दिन वैल्यू कुछ आएगा। पर अगर 5 साल बाद मिले 100 रुपया तो उसका आज की वैल्यू और गिर जाएगा। 100 साल बाद मिले 100 रुपया, उसका आज की वैल्यू और गिर जाएगा। तो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे फर्क पड़ेगा? टाइम पीरियड बढ़ता जाए उसका प्रेजेंट वैल्यू गिरता जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीजेस। व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इज कॉज्ड बाय फैक्टर दैट अफेक्ट द एंटायर मार्केट? सीएपीएम मॉडल में पढ़े थे, मेरा रिस्क होता है दो तरीका का, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है, दैट इज अनअवॉइडेबल। अनसिस्टमैटिक खाली कंपनी या इंडस्ट्री को इंपैक्ट करता है, दैट इज अवॉइडेबल। तो एंटायर मार्केट को कौन इंपैक्ट कर रहा है? सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट मतलब आरएफ दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न मतलब आरएम दिया हुआ है, मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब के निकालना है। तुम लोग को याद होना चाहिए फॉर्मूला। के का फॉर्मूला क्या होता है? आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। सो आरएफ कितना है भाई? 4, मार्केट से रिटर्न आया है 12, आरएफ 4, बीटा 1.2। बॉड मास 12 माइनस 4, 8 इंटू 1.2, 9.6 प्लस 4, 13.6%। नेक्स्ट, एसपीओ रेफर्स टू, एसपीओ का मतलब क्या होता है? सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर। एक होता है आईपीओ, पहली बार
पब्लिक से पैसा लेना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक होता है एफपीओ, एसपीओ, सॉरी, हाँ एसपीओ। एसपीओ मतलब सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब पहली बार नहीं, उसके बाद अगर लेना है तो आंसर आएगा सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी? कौन सा इनमें से बैंक से रिलेटेड नहीं है? एलआईसी बैंक नहीं है, आरबीआई बैंक से रिलेटेड है, एसबीआई बैंक से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है, एलआईसी का रिलेशन नहीं है। व्हाट इज द प्राइमरी रूल ऑफ आरबीआई? आरबीआई का मेन रूल क्या है? मनी मार्केट को ढंग से करना, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन नहीं हो, ग्रोथ हो, ये सब है उसका आरबीआई का मेन रूल। करेक्ट टैक्सेस नहीं भैया, ये इनकम टैक्स और दिखता है। इंडियाज मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करेक्ट। अगला पब्लिक सेक्टर बैंक, रेगुलेट स्टॉक मार्केट, वो सब तो सेबी है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेक्टर दैट मे रिसीव रीफाइनेंस सपोर्ट फ्रॉम आरबीआई? किसको रीफाइनेंस सपोर्ट मिलता है आरबीआई से? आरबीआई पता है उस सेक्टर को सपोर्ट करेगा जिसको बढ़ावा देने में इंडिया का इंटरेस्ट रहे, वेस्टेड इंटरेस्ट रहे। और वो कब रहेगा? देखो भारत में ऑलरेडी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे कम होगा? तो आरबीआई किसको सपोर्ट करता है? एक्सपोर्ट सेक्टर को। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट कैन बी यूज्ड टू मेंटेन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? ये हम लोग आरबीआई का शॉर्ट नोट में पढ़े थे। एसएलआर रखना पड़ता है, सीआरआर रखना पड़ता है। एसएलआर में क्या रखना पड़ता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, ये सब। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग सीआरआर? सीआरआर मेंटेन करने का कारण क्या है? बैंक का प्रॉफिट बढ़ाना नहीं, इन्फ्लेशन नहीं, ताकि अचानक से अगर बाई चांस कोई कस्टमर विड्रॉ करने आ जाए और बैंक ने पूरा लोन देकर बैठा हुआ है, तो भैया जो कस्टमर विड्रॉ करने आया उसको रुपया कैसे देगा? इसीलिए उसको थोड़ा सीआरआर में रखना पड़ता है। कारण क्या? कि बाई चांस अचानक से बहुत बड़ा विड्रॉल आए बैंक में तो पैसा दे पाए। नेक्स्ट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या चीज के लिए है? ये तुम लोग का पढ़ा हुआ है, रेपो, रिवर्स रेपो। कभी कभी हमारे बैंक को डे एंड पे विड्रॉल ज्यादा हो जाता है या डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है, तो जो डे टू डे मिसमैच हो जाता है उसके लिए वो आरबीआई के पास जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए। लॉन्ग टर्म लोन नहीं, डेली लिक्विडिटी इंजेक्शन एब्जॉर्प्शन थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो। इंक्रीज इन रेपो रेट बाय आरबीआई इज जनरली एम्ड एट? एक रेपो रेट आरबीआई कब बढ़ाएगा? आरबीआई ने रेट बढ़ाया तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, बैंक भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो पैसा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा तो लोग के हाथ में रुपया इजीली अवेलेबल नहीं रहेगा, वो खर्चा भी अनाप शनाप नहीं करेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो जब भी इन्फ्लेशन बहुत होता है आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मेन पर्पस क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मेन पर्पस है, यहां पे आरबीआई ओपन मार्केट, सीधा पब्लिक से जाकर पैसा रेज करता है। क्यों? महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है, लिक्विडिटी टालना है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं, स्टॉक मार्केट नहीं, रेगुलेट मीडियम टर्म, लिक्विडिटी टालना है। नेक्स्ट, मेरा अगला क्या है? व्हाट इज द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग करेंसी नोट इन इंडिया? ये तो बचपन में सबको पता है। एक करेंसी नोट को इशू करने का भारत में एक ही जन के पास राइट है, वो किसका है? आरबीआई। उसमें सिग्नेचर भी किसका रहता है? आरबीआई के गवर्नर का। द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया इज ड्यू टू? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रहा है? डिक्लाइन हो रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट? नहीं। इंडिया आइसोलेट मतलब अलग हो रहा है ग्लोबल मार्केट से? बिल्कुल नहीं। रिस्ट्रिक्शन लग रहा है? नहीं। इंक्रीज ट्रेड और कैपिटल फ्लो हो रहा है, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज वाला इंपॉर्टेंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू इशू, रिन्यू, मॉडिफाई, सस्पेंड और कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरर? इंश्योरर का सुप्रीम बॉडी होता है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। हु सुपरवाइजेस द फाइनेंसिंग फंक्शनिंग ऑफ टैरिफ एडवाइजरी कमिटी? टैरिफ एडवाइजरी कमिटी भी आईआरडीए करता है। IRDA has the power to specify how insurers should file for bankruptcy? नहीं भैया। मेंटेन रिपोर्ट देयर अकाउंट? यस। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको अपना अकाउंट ढंग से मेंटेन करना पड़ता है, उसको ये प्रेजेंट करना पड़ता है आईआरडीए को, ताकि आईआरडीए को आइडिया लगे सारा इंश्योरेंस कंपनी अपने एंड का इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस ले रहा है उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है।
हाउ कैन एन एंजल फंड रेज मनी? एंजल फंड कैसे अपना पैसा रेज कर सकता है? जो भी शॉर्ट, किसी को लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, थोड़ा रिस्की वेंचर है, उसको कहीं से रुपया नहीं मिल रहा है, वहां पे क्या करता है, उसका यूनिट खरीद लेता है बाय इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक, नहीं, बाय इशूइंग यूनिट टू एंजल इन्वेस्टर्स। कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स, देखो नाम है हेज। हेज का मतलब पता है क्या होता है? हेज, रिस्क को कम करना, हेज करना। हेज माने रिस्क को मिनिमाइज करना। तो इस केस में म्यूचुअल फंड में तो सीधा का सीधा सब बैठे हुए हैं सेबी लोग, पर हेज फंड को अभी भी उतना कोई लोग रेगुलेट करता नहीं है। भारत में लोग रिस्क लेते हैं, यहां पे रिस्क एवर्स कौन, कोई नहीं है। तो मोर रेगुलेटेड नहीं, लेस रेगुलेटेड। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेज फंड क्या है? यहां पे रिस्क कम रहेगा तो तेरा पैसा डूबेगा नहीं, रिटर्न भी बहुत ज्यादा नहीं, मॉडरेट ही मिलेगा। म्यूचुअल फंड में रिटर्न बेटर मिलेगा, रिस्क भी रहेगा। हेज के अंदर में रिस्क को कम करना है तो तेरा कैपिटल इंटैक्ट रहेगा, पैसा नहीं डूबेगा, पर रिटर्न भी कम मिलेगा। गारंटीड रिटर्न नहीं, हाई कोरिलेशन नहीं, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल प्रिजर्व होगा, कैपिटल नहीं टूटेगा। नेक्स्ट, which of the following is the feature of hedge fund? Invest only in government securities? नहीं. Strict adherence to equity only investment? नहीं. Flexibility in investment option? Yes. अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है, मार्केट बढ़ता है उसमें कर देता है, मार्केट गिरता है बॉन्ड डिबेंचर्स में कर देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर देता है, वैसे चलता है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेबी? सेबी का मेन फंक्शन क्या है कि भैया जो भी इन्वेस्टर है, जो बेचारा इतना बड़ा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के रखा है, उसके इंटरेस्ट को बचाना, फिर उसका पैसा डूब ना जाए, इस चीज के लिए सेबी बना है ताकि वो हर एक कंपनी को ढंग से रेगुलेट करे। क्यों है? टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, करेक्ट है। व्हाट इज अनदर नेम फॉर प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मतलब पहली बार नया नया इशू करते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जो स्टॉक मार्केट में एक हम जैसे खरीदता है आईटीसी का शेयर, हम बेचते हैं आरएल का शेयर, तो ये कंपनी थोड़ी कर रहा है, हम लोग आपस में कर रहे हैं, तो सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड मसाला बॉन्ड इन इंडिया? मसाला बॉन्ड को इंडिया में कौन इंट्रोड्यूस किया था? ये तुम लोग को याद रखना है, आईएफसी। आईएफसी ने इंट्रोड्यूस किया था मसाला बॉन्ड, ये तुम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग बिकम्स इलीगल कब? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या? जो टॉप मैनेजमेंट है, जो ऑडिटर है, जो कंसल्टेंट है, उन लोग को अंदर का खबर है कंपनी में, आज तक पब्लिक को एक बात पता नहीं चला, और पब्लिक को एक बात पता चल जाए तो स्टॉक प्राइस जबरदस्त बढ़ेगा या गिरेगा। तो जो लोग को अंदर का खबर है, वो लोग पहले से ही, मार्केट में न्यूज आने के पहले से ही खुद अपना फायदा करने के लिए अगर ट्रेडिंग करे, इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, विच इज इलीगल इन इंडिया। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? अगर कोई प्राइस सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रेड करे, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के पास नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट डज द रेपो रेट रिप्रेजेंट? रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे, अच्छा ओके, यहां पे आरबीआई नहीं पूछ रहा है। रेपो रेट क्या है? द इन्फ्लेशन रेट इन द इकोनॉमी, नहीं, द एनुअल रेट अर्नड ऑन अ रेपो ट्रांजैक्शन, करेक्ट। In which currency is GDR typically denominated? GDR भारत के बाहर इशू किया गया, भारत के बाहर जब इशू होता है तो एक स्टैंडर्ड करेंसी पूरे वर्ल्ड में चलता है, यूएस डॉलर। कौन फैसिलिटेट करता है कन्वर्जन ऑफ जीडीआर इनटू अंडरलाइंग शेयर? जीडीआर और कंपनी के बीच में कौन आता है? एक डिपॉजिटरी आता है। ये हम लोग थ्योरी क्लास में डिस्कस किए थे। मान लो आरएल को जीडीआर इशू करना है, तो आरएल सबसे पहले एक डिपॉजिटरी के पास जाएगा, वो पहले वो जाएगा लोकल कस्टोडियन के पास, भारत में एक बैंक के पास, मान लो एचएसबीसी, बोले भाई सुनना, मेरे को भारत में पैसा रेज करना है। अब एचएसबीसी वाला क्या करेगा? अब जिस देश से पैसा रेज करना है उस देश के एचएसबीसी से बात करेगा, उसका नाम है ओवरसीज डिपॉजिटरी, कि भाई इशू करना है शेयर्स, वो पूरा का पूरा इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। तो वो कौन है? डिपॉजिटरी। ठीक। नेक्स्ट, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं के का सीएपीए मॉडल में? के का फॉर्मूला आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा। के का फॉर्मूला आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा, करेक्ट है। ये इंटू है, सॉरी मेरे को लगा प्लस है ना, नहीं इंटू है, आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा। चलो
रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 14%, मार्केट रिटर्न है 18 बीटा 1। के क्या आएगा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, के का फॉर्मूला आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, जाएगा 4 + 4 14, 18%। मेरा केआरई का फॉर्मूला क्या होता है, केआरई का फॉर्मूला होता है के इंटू 1 माइनस शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट इंटू 1 माइनस ब्रोकरेज परसेंटेज। जरा देखो कहां है, के इंटू 1 प्लस टैक्स रेट नहीं है, के इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 1 माइनस ब्रोकरेज, करेक्ट है। कंपनी एक्स इशू करता है 11% बॉन्ड फॉर ₹100 फॉर एन अमाउंट एग्रीगेटिंग 2 लाख एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर। टैक्स रेट दिया है, मुझे केडी निकालना है, केडी रिडीमेबल का। तुम लोगों को याद होगा रिडीमेबल डिबेंचर्स में केडी का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। अब 2 लाख रुपए का टोटल है, इधर हम टोटल में निकाले या पर डिबेंचर निकाले तब भी आंसर सेम आएगा। 100 रुपया फेस वैल्यू, उसका 11% इंटरेस्ट देना है, 11 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 0.35। रिडीम करेंगे पार में यानी 100 में, और इशू कर रहे हैं एट 10% प्रीमियम, 100 की जगह 110, एन दिया हुआ है 5 होल डिवाइड बाय 100 प्लस 110 बाय 2। पहले ये निकालते हैं, 11 इंटू 0.65 7.15 जाएगा 100 माइनस 110 माइनस 10 बाय 5 माइनस 2, ये नीचे वाला आएगा 105, कितना आएगा 4.90%। देखो तो आंसर 4.90 है ना, यस सर, पहला वाला। ठीक है, मेरा अगला एक कंपनी का बीटा दिया हुआ है, रिस्क फ्री दिया हुआ है मतलब आर एफ, रिटर्न ऑन मार्केट दिया है 16, तो सीएपीएम का फॉर्मूला आर एफ 9 प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, 16 माइनस 9 7 इंटू 1.4 9.8 प्लस 9 18.8%। What does a positive NPV indicate about a project? और बाई चांस हमारा एनपीवी पॉजिटिव आया मतलब ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होने लायक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से ज्यादा है, जितना मेरा डिजायर था कमाने का उससे बेटर हम कमा रहा है, तभी एनपीवी पॉजिटिव आया। प्रोजेक्ट जनरेट रिटर्न लोअर देन द फर्म रिक्वायर्ड रेट, नो। प्रोजेक्ट विल रिजल्ट इन अ लॉस, बिल्कुल नहीं। प्रोजेक्ट अर्न द रिटर्न हायर देन द रिक्वायर्ड रेट, करेक्ट। अब मुझे कैलकुलेट करना है डॉल, ठीक है भैया, डॉल निकालना है, फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय बीआईटी होता है, सेल कितना है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 160, कंट्रीब्यूशन 40,000, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, ईबीआईटी आया 20,000। डॉल का फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन बाय बीआईटी 40,000 20,000 2। नेक्स्ट, डॉल दिया है, डीएफएल दिया है, डीसीएल क्या होगा, डीसीएल का फॉर्मूला डॉल इंटू डीएफएल होता है, डॉल 4 इंटू डीसीएल 3.4, 4 इंटू 3.5 14। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल व्हेन शुड अ कंपनी रिटेन इट्स अर्निंग, वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग कब ये पैसा डिविडेंड के फॉर्म में नहीं देके अपने पास रखना चाहेगा। तुम लोग को इसके लिए डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर को याद करना पड़ेगा। वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला हुआ करता था डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई के होल डिवाइड बाई के। अब कितना डिविडेंड देना या नहीं देना वो डिपेंड करता है आर कितना है, आर मतलब बिजनेस से रिटर्न कितना कमाया, और के मतलब इक्विटी वालों का चाहत क्या है। मान लो इक्विटी वालों का चाहत है 10%, पर बिजनेस से रिटर्न आता है 20%, मतलब बिजनेस अच्छा है, और अगर बिजनेस अच्छा है तो यहां से पैसा निकालेंगे, थोड़ी रहने देंगे। तो रिटेन कब करने देंगे, व्हेन आर इज मोर देन के, व्हेन रिटर्न इज मोर देन के। नेक्स्ट, ईबीआईटी दिया है, सेल दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल 12 लाख इंटू कर दो 100, कितना आएगा भाई 20.83%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज, अभी हम जस्ट बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और नाम होता है ईबीआईटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या भैया, सेम अभी जस्ट निकाले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100 यानी ईबीआईटी बाय सेल इंटू 100। सीओजीएस है 8 लाख, एवरेज इन्वेंट्री है 2 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या रहेगा
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS बाय एवरेज स्टॉक. सो व्हाट इज COGS? 8 लाख. व्हाट इज एवरेज स्टॉक? 2 लाख. सो 8 लाख बाय 2 लाख कितना आएगा? 4 टाइम्स. नेक्स्ट, our company has the following data. Net credit purchase है 12 लाख, ओपनिंग अकाउंट्स पेबल है 4 लाख, क्लोजिंग अकाउंट्स पेबल 8 लाख, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो. तो ओपनिंग क्रेडिटर 4 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर 8 लाख, तो एवरेज क्रेडिटर्स 4 लाख प्लस 8 लाख बाय 2 6 लाख. मेरा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो डेटर जैसे डिपेंड करता है क्रेडिट सेल पे, मेरा क्रेडिटर किस पे डिपेंड करता है? क्रेडिट परचेज पे. तो क्रेडिट परचेज है 12 लाख, डिवाइड करेंगे एवरेज क्रेडिटर्स 6 लाख, कितना आएगा? 2 टाइम्स. नेक्स्ट, कंपनी रिपोर्ट नेट एनुअल सेल ऑफ 20 लाख, वर्किंग कैपिटल है 5 लाख, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या रहेगा? दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो है, फॉर्मूला टर्नओवर बाय वो. टर्नओवर मतलब सेल डिवाइडेड बाय वो, यहां पे वर्किंग कैपिटल है. सेल कितना है? 20 लाख, वर्किंग कैपिटल 5 लाख, 20 लाख बाय 5 लाख क्या होता है? 4 टाइम्स. नेक्स्ट, बस ज्यादा नहीं बचे हैं. XYZ लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3:1. करंट रेशियो मतलब CA बाय CL 3:1, यानी C आएगा 3CL. मेरा नेट करंट एसेट है 10 लाख, यानी CA माइनस CL है 10 लाख. निकालना है करंट एसेट. करंट एसेट की जगह लिख दो 3CL माइनस CL है 10 लाख, तो करंट लायबिलिटी कितना आएगा? 5 लाख. CL 5 लाख, तो करंट एसेट 15 लाख. A firm has a capital of 18 लाख, सेल है 9 लाख, जीपी रेशियो 3 लाख, एक्सपेंस 150, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा? जीपी पता है 3 लाख, एक्सपेंस माइनस करेंगे 1.5 लाख, तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा 1.5 लाख. और एनपी रेशियो क्या होता है? नेट प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100. एनपी इज 1.5 लाख, सेल इज 9 लाख, डिवाइड बाय 100, तो 1,50,000 बाय 9 लाख इंटू 100 कितना होता है? 16.67%. ठीक. मेरा करंट एसेट दिया हुआ है 50 लाख, करंट लायबिलिटी है 20 लाख, स्टॉक है 10 लाख, लिक्विड रेशियो क्या होगा? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है CA माइनस स्टॉक बाय CL. CA 50 लाख, स्टॉक 10 लाख, 50 माइनस 10 40 लाख, करंट लायबिलिटी 20 लाख, तो 40 लाख बाय 20 लाख 2 टाइम्स. नेक्स्ट, मेरा जेके लिमिटेड हैज ए गेयरिंग रेशियो ऑफ 40%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 18%, कॉस्ट ऑफ डेट है 12%. कंपनी का वैक क्या आने वाला है? कंपनी का वैक क्या आने वाला है? इसके लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है, रुको मैं कैलकुलेट करता हूं. 6 TL टैक्स रेट दिया है 40%, 4.8. इसके लिए फॉर्मूला होता है, हम बताया था, KD प्लस K माइनस KD इंटू 1 माइनस गेयरिंग रेशियो. सो KD इज 12, K इज 18 माइनस 12, गेयरिंग रेशियो 40% है, तो 1 माइनस 40% 60% है, तो कितना आएगा? 6 इंटू 60% 3.6 प्लस 12 15.6%. ठीक. मेरा एक्स लिमिटेड हैज इशूड 10% परपेचुअल डेट ऑफ 1 लाख एट पार, टैक्स रेट दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? परपेचुअल मतलब इररिडीमेबल डिवेंचर, फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी बाय नेट प्रोसीड इंटू 100. सो इंटरेस्ट कितना देंगे? 1 लाख का 10% 10,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड. नेट प्रोसीड कितना है? 1 लाख ही मिलेगा, इंटू 100 आएगा 6.5% आफ्टर टैक्स, 10% बिफोर टैक्स. CAPM के अकॉर्डिंग RF दिया हुआ है, RM दिया है, बीटा दिया है. भाई कितनी बार कर लिए क्वेश्चन? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा कितना आएगा? 5 इंटू 1.6, 8 प्लस 8 16%. कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब RF दिया है, बीटा दिया, RM दिया है. सेम क्वेश्चन, RF दिया हुआ है 10, RM 15 माइनस 10 इंटू 1.75 कितना आएगा भाई? 18.75%. नेट इनकम अप्रोच किसका दिया हुआ है? याद करना, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में पढ़े थे, 2 हमारे सिलेबस में था. एक ड्यूरैंड
जिसने नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम ट्रेडिशनल अप्रोच दिया था, एक था मोदी ग्लानी मिलर, तो ये दिया हुआ है ड्यूरैंड का। डॉलर 3.5 ये क्या इंडिकेट करता है? कुछ देर पहले हम बताए थे सेल से ईबीआईटी तक डॉल बताता है, ये क्या इंडिकेट करता है? अगर सेल 1% बढ़ेगा तो ईबीआईटी 3.5% बढ़ेगा, अगर सेल 1% बढ़ेगा ईबीआईटी 3.5% बढ़ेगा। डॉल और डीएफएल दिया है, व्हाट विल द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अगर सेल बढ़ेगा 10%। सेल के बढ़ने पे ईपीएस कितना चेंज होता है ये बताता है डीसीएल। पहले डीसीएल निकाल, डॉल इंटू डीएफएल, ये आया 3 टाइम्स। ये क्या बताएगा? सेल बढ़ता है 1% तो ईपीएस बढ़ेगा 3%। पर भाई मेरे यहां तो सेल 10% बढ़ा, तो 1 के बदले 3, तो 10 के बदले 10 इंटू 3, 30% बढ़ेगा। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जिसका कोई मतलब नहीं है जब तक उसको प्रोसेस ना किया जाए। प्रोसेस फैक्ट नहीं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फ्लो बताओ, फ्लो बताओ। याद करना, डेटा को सबसे पहले बनता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नॉलेज बनता है। तो डेटा को प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में। तो पहले डेटा, फिर इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव, यानी नंबर्स कहां हैं? मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस इन टेक्स्ट, नंबर नहीं है। स्टॉक प्राइस डेटा में नंबर होता है, 300 रुपए का चल रहा है शेयर, ये सब। क्वालिटेटिव माने डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंशियल भी नहीं, स्टॉक प्राइस भी नहीं, टेक्स्ट, वीडियो एंड ऑडियो बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजियर आफ्टर डिजिटाइजेशन? यू रीयूजिंग वेरी लार्ज मैप और डेटा फ्रॉम माइक्रोफॉर्म, करेक्ट। इंक्रीज द साइज ऑफ फाइल, नहीं। प्रिवेंटिंग डेटा बैकअप, बिल्कुल नहीं। प्रिवेंट कहां करता है? डेटा बैकअप होता है, तो आंसर पहला वाला ही है भाई। डिजिटाइजेशन रिक्वायर मोर फिजिकल स्टोरेज, नो नो, लेस फिजिकल स्टोरेज। और कंप्यूटर में डल गया तो फिजिकल फाइल रखने का जरूरत क्या है? फिजिकल स्टोरेज स्पेस कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डिजिटाइजेशन ड्यूरिंग डिजास्टर? डिजास्टर में सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है? मेक बैकअप फाइल हार्डर टू रिट्राइव, हार्ड नहीं, इजीली मिल जाएगा, इजियर टू कीप बैकअप फाइल रिट्राइव। रिसोर्सेज दैट में क्विक डिस्ट्रक्शन शुड बी, जो फटाफट डिस्ट्रॉय होता है उसको सबसे पहले डिजिटाइजेशन करो, प्रायोरिटी दो पहले डिजिटाइजेशन करने का। इन विच फेज इट इज डिसाइडेड वेदर डिजिटाइजेशन विल बी डन इन हाउस और आउटसोर्स? प्लानिंग फेज में। शुरू के प्लानिंग फेज में डिसाइड करते हैं। मेरा अगला, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? डिटेल्ड या कंसोलिडेटेड या असेसमेंट स्टेज में आता है, और नॉट पार्ट ऑफ केयर, इंटेलेक्चुअल कंट्रोल करना परमिशन है, एडिटिंग एंड क्रॉपिंग आएगा आंसर। तो बीडीए के अंदर में समझाने का नहीं, तुम्हारा पढ़ा हुआ तुमसे हो जाएगा। एफएम का मैंने पूरा डिटेल में समझाया। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलो डन, थैंक यू सो मच।